तो देखो जी बच्चों जी, मनी के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो तो वैसे तो है बार्टर सिस्टम। ठीक है, पहले टॉपिक का नाम है बार्टर सिस्टम। तो हो सकता है बार्टर सिस्टम एग्जैक्ट हमारे सिलेबस में ना हो या उसका कोई क्वेश्चन हमसे ना पूछे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो बार्टर सिस्टम तो बेसिकली ये होता है कि जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं गुड्स एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, है ना। तो इसमें दो आदमी होते हैं, एक आदमी अपना गुड दूसरे को देता है, दूसरा आदमी अपना गुड पहले को देता है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। और इस तरह का पुराने ज़माने में ये जो सिस्टम होता था उस इकनॉमी को कहा जाता था सीसी इकनॉमी। सीसी इकनॉमी का मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकनॉमी, ठीक है ना। अब लेकिन पॉइंट ये है कि बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ लिमिटेशंस थे, उनका ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए। मतलब कुछ कमियां थी बार्टर सिस्टम के अंदर जब हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। जैसे एक लिमिटेशन था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब अब जो चीज़ मुझे चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए, तभी तो हम दोनों अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर पाएंगे ना। तो देखो ऐसा होना कितना बड़ा इत्तेफाक है कि मुझे एप्पल चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, तो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए और तुम्हारे पास एप्पल होना चाहिए, तो तब हम एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। दूसरा हम कह सकते हैं लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। अब मैं अगर आज आपको कहूँ कि चलो भाई एक एप्पल मैं आपको दूंगा, बदले में अपनी गाड़ी मुझे दे दो, तो आज आप कर लोगे एक्सचेंज? नहीं, क्योंकि आज आपको वैल्यू पता है। आज आपको पता है कि गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा है, एप्पल की कम है, लेकिन बार्टर में ये वैल्यू को निकालने का कोई मतलब साधन नहीं था। तो लैक ऑफ कह सकते हैं भाई, मेजर ऑफ वैल्यू था उस समय। इसके अलावा तीसरी समस्या कह सकते हैं हाँ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वेल्थ। अब आप अगर चाहो कि मैं वेल्थ को स्टोर करके रख लूँ, तो बार्टर सिस्टम में आप किस फॉर्म में रखोगे भैया? तो क्रॉप के फॉर्म में रखोगे, सामान के फॉर्म में रखोगे। अब सामान तो सड़ जाएगा, सामान तो ख़राब हो जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट लगेगी। तो बहुत झमेले होते थे वेल्थ को स्टोर करके रखने में बार्टर सिस्टम में। और क्या दिक्कत आती थी? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब कि जैसे आपको अगर किश्तों में पैसे देने हो, तो आज तो आप मज़े से इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हो कि सर आधे पैसे आज देंगे, आधे पैसे बाद में देंगे। लेकिन अब बार्टर सिस्टम में मान लो आप घोड़ा एक्सचेंज कर रहे हो, तो ऐसा तो करना मुश्किल है कि घोड़े की 2 टांगें आज दे देंगे, घोड़े की बाकी 2 टांगें 1 हफ्ते बाद दे देंगे। तो मतलब ये कि बार्टर में ये सब समस्याएं मेनली हुआ करती थी। अब इन सब समस्याओं को बेसिकली दूर करके, है ना, इन सब समस्याओं को दूर करके ही कुछ ऐसा लाया जाने की कोशिश की गई कि भाई जिनमें ये समस्या ना आए। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि मनी का जन्म हो गया, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ मिल गई हमें जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी, है ना, और जिसमें ये सारी समस्याएं दूर कर दी मनी ने। अब ये सारी समस्याएं मतलब मनी ने कैसे दूर करी? देखो, अब जो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है वो समस्या दूर हो गई, क्योंकि मनी जो है वो कैसे एक्ट करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। यानी कि अब आपको अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप बाज़ार जाते हो, पैसे देते हो, ख़रीद लेते हो। कोई भी चीज़ बेचनी है तो बाज़ार जाते हो, बेचते हो, पैसे ले लेते हो। तो यानी कि अब आपको कोई ऐसा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाला आदमी नहीं चाहिए जिससे जाके एक्सचेंज करना पड़े। तो आपकी समस्या दूर हो गई। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। दूसरा फंक्शन क्या मनी का? मेजर ऑफ वैल्यू, राइट। अब पहले बार्टर में यही दिक्कत आती थी ना कि मैं बोलता हूँ कि एप्पल ले लो और गाड़ी दे दो, तो आप मना कर दोगे अब, क्योंकि अब आपको हर चीज़ की वैल्यू पता है। तो आज के ज़माने में हर चीज़ की वैल्यू मनी की टर्म्स में की जाती है, तो हम इसको बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। अच्छा, ये दोनों प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। सेकेंडरी फंक्शन क्या है मनी का? स्टोर ऑफ वैल्यू या स्टोर ऑफ वेल्थ, कुछ भी कह सकते हो। अब मनी के फॉर्म में अगर आपको अपनी वेल्थ स्टोर करके रखनी है तो कितना ईजी है। देखो आजकल तो डिजिटल है, आपने 10-12 बिटकॉइन खरीद के रख लिया डिजिटल वॉलेट में, तो बस देखो आपके पास वेल्थ कितनी क्रिएट हो जाएगी। तो अब आजकल वेल्थ को स्टोर करके रखना वेरी सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब आज आप देखते हो कि इंस्टॉलमेंट में पे करना है, किश्तों में पे करना है, या आज आप देखते हो कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंक्स का मतलब जन्म ही इस फंक्शन की वजह से हुआ। नहीं तो बार्टर सिस्टम में बैंक क्या करते कि घोड़ा ले लो उधार पे,
तो ऐसा थोड़ी ना होता। तो मनी के आने की वजह से बार्टर की सारी समस्याएं दूर हो गई और मनी जो है वो इस तरह से आ गया और ये मनी के बेसिकली फंक्शंस बन गए। तो पहले मतलब दोनों को हम कहते हैं प्राइमरी फंक्शन, पता होना चाहिए, बस लिख देता हूँ। इसे बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, बेसिक जानकारी है। और इन दोनों को बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। तो बेसिकली मनी ने जन्म ले लिया, मनी का जन्म हो गया। अब मनी जो है वो वैसे जन्म तो ले चुका, लेकिन अब आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो इसमें हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है। इस टॉपिक का नाम क्या होता है? मनी सप्लाई, है ना। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई मनी सप्लाई किसे कहते हैं। तो मनी सप्लाई का मतलब बताओ, ऑनलाइन वाले चीतों को पता है मनी सप्लाई का मतलब? हाँ बिल्कुल सही बताया कृष्ण ने भी। तो मनी सप्लाई का मतलब है स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना, कल हमने पढ़ा था बेसिकली। तो मनी सप्लाई है तो स्टॉक कॉन्सेप्ट, और इसका मतलब ये है, ऐसा लिख देता हूँ कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी, है ना, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। भाई लोगों के पास जितना भी स्टॉक ऑफ मनी है, पैसा है, हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हो, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। लेकिन अब इसमें यह ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि मनी का मतलब कि कुछ सारा ही मनी ले लेंगे हम। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं मनी सप्लाई के अंदर, मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं मनी सप्लाई के, बताओ जी। वेरी गुड। एक तो कंपोनेंट होता है करेंसी एंड कॉइन्स। तो जो भी आपके पास करेंसी नोट्स हैं अभी आपकी जेब में, या जो भी सिक्के लेकर आप घूम रहे हो अभी, वो आ जाएंगे करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। दूसरा क्या आ जाएंगे? डिमांड डिपॉजिट्स। जो भी मान लो आप डिमांड डिपॉजिट्स करवाते हो, कहाँ पर करवाते हो? विद कमर्शियल बैंक, है ना। और तीसरा क्या आ जाता है? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये कुछ एनबीएफसीज वगैरह करवाते हैं, आरबीआई के पास अपना कुछ पैसा डिपॉजिट, जो हमें मतलब ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, ना हमसे पूछने वाला। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो तीन चीज़ों को मतलब जोड़कर हम कह सकते हैं कि ये मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे इसको अगर हम सिंबल दें तो करेंसी एंड कॉइन्स को दे दें सीसी, डिमांड डिपॉजिट्स को दे दें डीडी, और अदर डिपॉजिट्स को दे दें ओडी। तो बेसिकली मनी सप्लाई के हम कह सकते हैं ये तीन कंपोनेंट्स बन गए, सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। हाँ, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स नहीं लेना। और इस मेजर ऑफ मनी सप्लाई को M1 बोलते हैं। तो हमें खाली कोर्स के मुताबिक वैसे तो M1 ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं M2 M3 के फॉर्मूले बेसिक लिख देता हूँ, ज्ञान रूपी पता होने चाहिए कि M1 जो होता है वो तो मनी का एक मेजर है ही है, लेकिन साथ ही साथ M2 भी होता है। तो M2 का फॉर्मूला बच्चों को नहीं पता होगा, सर पता है हमें। तो M2 का फॉर्मूला है, हाँ, M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो ये बन गया M2। फिर और थोड़ा इससे बड़ा अगर हम मेजर ले लें जिसमें और पैसा इन्वॉल्व करना हो तो M3 भी बन सकता है। उसका फॉर्मूला हो गया M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो टाइम डिपॉजिट्स को कहते हैं कृष भाई FD, हाँ FD। और बड़ा मेजर लेना हो तो मान लो हम कह सकते हैं M4, उसका फॉर्मूला हो गया M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। लेकिन उसमें कौन से वाले नहीं लेने? एक्सक्लूडिंग, वो तो अलग है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC। नहीं, स्टार्टिंग वाला नहीं, ये पहले पुराने ज़माने में चला करते थे, सेविंग सर्टिफिकेट बोलते थे इन्हें। ये डाक खाना जो होता था, डाकघर, वो दिया करते थे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो उस पैसे को नहीं लेना। ये बेसिकली RBI ने परिभाषाएं दे रखी हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी कि ये क्या हो रहा है।
ये सब आरबीआई ने डिफाइन कर रखे हैं, मनी सप्लाई के अलग अलग मेजर्स हैं, पर आपके लिए मेन M1 है जो आपको वैसे ध्यान रखना है। चलो अब एक स्टार पॉइंट बताना है आपको। अगर एक बैंक ने किसी दूसरे बैंक में कोई डिपॉजिट करवा रखा है तो क्या आप उन्हें भी मनी सप्लाई में लोगे? बताइए जी, ऑनलाइन के चीते। ओके, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई, बिल्कुल सही। इंटर बैंक डिपॉजिट्स जो होता है उनको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना। तो अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक में कोई अपना डिमांड डिपॉजिट या किसी भी तरह का डिपॉजिट रख रखा है तो उसको हम मनी सप्लाई में नहीं काउंट करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, बच्चों ने सबने नो भेजा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मनी। अब मनी के बाद आता है जी दूसरा हमारा मतलब सब टॉपिक कह सकते हैं चैप्टर का, वो क्या हो गया? बैंकिंग। नहीं, टाइप्स ऑफ मनी जो है वो आपको एनसीईआरटी वगैरह वगैरह किताबों में दे रखे हैं, पर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। हाई पावर्ड मनी, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, ये वो फलाना ढिमकाना, तो वो आप बस रीड कर सकते हो वैसे अगर मन करे तो, पर मेरे हिसाब से आप उसको ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, मतलब एज़ पर द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस तो नहीं है। अब शुरू करते हैं कहानी बैंक्स की। तो बैंक्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स और दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में अंतर ये है कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो पूरे देश में सिर्फ एक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं वो एक एपेक्स बॉडी है। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो होता है पूरे देश में एक, क्योंकि वो क्या होता है? वो होता है एक एपेक्स बॉडी, मतलब पूरे बैंकों का सबसे बड़ा दादाजी कह सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, क्या हो गया? इंडिया के अंदर आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया में दादाजी है, यानी कि सेंट्रल बैंक है। बाकी कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं इनकी मेन चीज़ ये होती है कि ये पब्लिक के साथ डील करते हैं, है ना, और इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाने का। तो ये सेंट्रल बैंक से बिल्कुल अलग होते हैं, ये कह सकते हैं हम। जैसे एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो कि भाई आईसीआईसीआई बैंक है ना, एचडीएफसी बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक से, तो इनका काम है मुनाफा कमाने का। अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके भी अपने फंक्शंस होते हैं और सेंट्रल बैंक जो होता है उनके भी अपने फंक्शंस होते हैं। तो आपको वैसे कोर्स के मुताबिक मतलब फंक्शंस पर ही मेनली फोकस करना है। अब कमर्शियल बैंक के जो मेन फंक्शंस है वो हमारे सिलेबस में नहीं है कृष भाई, ठीक है। हमारे सिलेबस में कमर्शियल बैंक के सिर्फ एक ही फंक्शन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है। वो कौन सा होता है? क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, है ना, तो हम उस पर फोकस करेंगे। बाकी जो सेंट्रल बैंक है उसके तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब 7 पॉइंट्स कह लो होते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम 1 बाय 1 ले लेते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन की बात कर लेते हैं, जो कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों जी, इसको अच्छे से करके जाना, मतलब इसमें कुछ भी छोड़ने का नहीं, इसमें कुछ भी अपनी बुद्धि नहीं लगानी ज़्यादा कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, सब कुछ करके जाना है। तो इसमें देखो क्या क्या बातें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो लीगल रिजर्व रेशो। तो लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है? हाँ, मतलब इसका सिंपल एक वो समझा देता हूँ कि मान लो किसी बैंक के पास एक डिपॉजिट आया 100 रुपये का, तो बैंक कभी भी उस डिपॉजिट में से पूरा का पूरा पैसा लोन के तौर पर नहीं दे सकता। बैंक को कुछ पोर्शन उसमें अलग करना पड़ता है, मान लेते हैं 20 रुपीज़ या 20% हो गया। तो बैंक अगर लोन देना भी चाहता है तो उस डिपॉजिट में से सिर्फ कितना ही लोन देगा? 80। तो जो बैंक अपने पास ये अलग से रोक लेता है अमाउंट, उसको हम कह सकते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। अब इस लीगल रिजर्व रेशियो में भी एक हिस्सा ऐसा होता है जो उसे विद आरबीआई रखना पड़ता है, और एक हिस्सा ऐसा होता है जो हम कहते हैं कि वो
कमर्शियल बैंक अपने पास ही खुद रखता है। तो जो वो आरबीआई के पास रखता है, मान लेते हैं उसने 12 रुपये आरबीआई के पास रखे, उसे क्या बोलेंगे? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और जो बचे हुए 8 रुपये उसने अपने पास ही रख लिए, उसको क्या बोल देंगे? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब तुम्हें ये पता है कृष भाई कि ये जो 8 रुपये कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, ये किस फॉर्म में रख सकता है? मतलब 8 रुपये क्या वो एक एक के 8 सिक्के रखे अपने पास? लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रख सकता है, बिल्कुल सही। तो ये 8 रुपये किस फॉर्म में रख सकता है? लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। लिक्विड एसेट्स में या तो कैश आता है, या गोल्ड आता है, या अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज आती हैं। सर ये कौन सी चिड़िया का नाम लिख रहे हो आप? अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़। तो आप सिक्योरिटीज़ मेनली याद रखो। अनएनकम्बर्ड का मतलब ऐसा होता है जिस पे कोई चार्ज ना लगा हो, जिसको कहीं गिरवी ना रखा गया हो, उन सिक्योरिटीज़ को अनएनकम्बर्ड बोलते हैं। तो ये 2 शब्दों से बना है, मतलब ऐसा समझ लो, अन अलग है और एनकम्बर्ड अलग हो गया। तो एनकम्बर्ड का मतलब होता है गिरवी रखना, तो अन लगाने का मतलब हो गया कि गिरवी नहीं। तो अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ में हम इस एसएलआर को रख सकते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब देखता हूँ, अब ऑनलाइन वाले बच्चे तैयार हो जाओ जल्दी से बताने के लिए सबसे मुद्दे की बात। मनी क्रिएशन के अजम्पशंस बताओ, 2 हैं। मतलब कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करेंगे, वेरी गुड। और दूसरा, वेरी गुड। अरे वाह कृष भाई ऑन फायर आज तो, कृष भाई ओपी। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो 2 अजम्पशंस हैं बच्चों क्रेडिट क्रिएशन की, मतलब शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वन बैंक इन इकनॉमी, पूरी इकनॉमी में बस एक ही बैंक है, मतलब ऐसा एज्यूम करो कि पूरे देश में एक ही बैंक है, वाह, लेकिन सोचना है हमें तो। और दूसरी अजम्पशन ये है कि ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक ओनली। मतलब अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मैं उसके बैंक के खाते में डालूंगा, मतलब कैश है ही नहीं, कैशलेस इकनॉमी है, ये एज्यूम कर रहे हैं। तो ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक ओनली। ये 2 अजम्पशंस हैं, है ना, ये 2 मतलब मनगढ़ंत बातें हम एज्यूम करते हैं इस टॉपिक के अंदर, लेकिन ठीक है चलो, अब जो है तो है। तो ये हो गए जी अजम्पशंस। इसके बाद तीसरी चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि क्रेडिट क्रिएशन जो है डिपेंड्स अपॉन, क्रेडिट का क्रिएशन जो है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कृष भाई बताओ वो भी क्या क्या? कौन सा वाला? वेरी गुड। और दूसरा? नहीं। तो कृष ने एक बताया, एक आप बताओ बच्चों। वेरी गुड, बता दिया रुचिका ने, ऑनलाइन की चीती। तो एक होता है इनिशियल डिपॉजिट, कि सबसे पहले बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट आए उस पर निर्भर करता है। और दूसरा लीगल रिजर्व रेशियो LRR, कि LRR कितना है ना, उस पर डिपेंड करता है। यही तो मेन खेल है ना। तो अब देखते हैं, एक बार वर्किंग करके समझा देता हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन आखिर बैंक करता कैसे है ना, वो भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो देखो क्रेडिट क्रिएशन की वर्किंग जो है बहुत ही सिंपल है। जैसे कल आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करी थी ना वर्किंग, बिल्कुल उसकी तरह ही होती है। जैसे मान लो बैंक के पास 1000 रुपये का सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट आया, राउंड 1, ठीक है ना। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि बैंक 20% उसमें से अपने पास LRR रखता है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो बचे हुए 800 रुपये वो क्या कर देगा, लोन दे देगा किसी को। अब जिस आदमी को 800 रुपये का लोन मिलेगा वो क्या करेगा 800 रुपये का? भाई वो 800 का कुछ भी करेगा, चाहे जलेबी खाए, मोमोज खाए, बर्गर खाए, मतलब खर्चा करेगा, हाँ, और होगा वो बैंक से ही। तो जिस आदमी को वो पे करेगा, तो बेसिकली राउंड 2 में वो 800 रुपये उस दूसरे आदमी के बैंक के खाते में डिपॉजिट के रूप में ही आने हैं अल्टीमेटली, क्योंकि कैश तो है नहीं इकनॉमी में, वो तो बैंक में ही पैसा आएगा, कैशलेस है। तो जब ये 800 रुपये बैंक को दूसरा डिपॉजिट मिलता है तो बैंक इसका
20% अपने पास रख लेता है रिजर्व और अगेन उसमें से 640 का लोन दे देता है किसी और को। फिर बैंक जिसको 640 का लोन देता है तो वो भी खर्चा करेगा, तो वो किसी तीसरे आदमी को मिल जाएगा, तो वो उसके खाते में डिपॉजिट हो जाएंगे 640। फिर अगेन बैंक उस 640 का 20% अपने पास रख लेगा 128 और बचे हुए 512 रुपये लोन दे देगा। तो ये ना चलता रहेगा ये प्रक्रिया, जिसको लोन मिला वो डिपॉजिट करता रहेगा, डिपॉजिट का 20% बैंक रखता रहेगा। तो बताओ कृष भाई ये प्रोसेस आखिर रुकेगा कब? वेरी गुड, तो कृष भाई ऑन फायर है आज, कृष भाई ओपी। तो जब इनिशियल डिपॉजिट, याद रखना है प्रोसेस रुकेगा कब, ये लिखना होगा अंग्रेजी में आपको, जब इनिशियल डिपॉजिट LRR के टोटल के मतलब बराबर हो जाएगा, ये कह सकते हो आप, तो ये प्रोसेस आके रुक जाएगा। और प्रोसेस रुकने पर हमें पता लगेगा कि हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए, 5000 के हो गए, और लोन भी अगर हमें लिखना हो कि कितना लोन दे चुके हम, तो 4000 का लोन दे चुके। तो बेसिकली ये हमें कैसे पता चला अब वो बता देता हूँ। हमें मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का एक फॉर्मूला जो है उसका उपयोग करना है, वो है इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। तो जैसे हमने इनिशियल डिपॉजिट करा था 1000 रुपये का और हमारा LRR जो था वो 20% था, तो 20% को हम 0.2 लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 5000 आ जाएगा। तो इसका मतलब मनी क्रिएशन हमें ऐसे पता चला कि इकनॉमी में 5000 रुपये का टोटल मनी क्रिएट हो गया। तो अब बताओ कृष भाई एक छोटा 1 नंबरी क्वेश्चन, 1/LRR को क्या कहते हैं? खाली अगर 1/LRR सॉल्व किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? बताओ ऑनलाइन के चीतो। हाँ, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ भाई वो बिल्कुल सफिशिएंट है, वो अच्छे से करना। मनी मल्टीप्लायर, वेरी गुड। तो ऑनलाइन के चीतों ने बता दिया। तो इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो ठीक है कनिष्का दीदी, समझ आया आपको? ठीक है। अनमोल पूछ रहे सर टोटल लोन कैसे निकाला, तो बताओ कैसे निकाला क्रिश टोटल लोन? 5000 टोटल डिपॉजिट पता चली गया, 1000 रुपये LRR पता चली गया, माइनस करके निकाल दिया 4000। हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बैंकिंग का, बिल्कुल सही, ठीक है ना। मनी मल्टीप्लायर, सारी बातें इसमें हो गई। अब इसके बाद जो है टॉपिक, आखिरी टॉपिक, वो बेसिकली है सेंट्रल बैंक का। अब सेंट्रल बैंक में आपसे क्या पूछता है? एक ही चीज़ पूछता है कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताओ, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी सारे पता ही होंगे, बट फिर भी 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो बस आप मुझे बताते रहना। जैसे सबसे पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। तो बैंक ऑफ इशू फंक्शन के बारे में पता है आपको कि जो किसी भी देश में करेंसी नोट्स होते हैं वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। तो भारत में भी मतलब 2 रुपये और उससे ऊपर के जो भी नोट्स हैं वो कौन इशू करता है? RBI। और 1 रुपये जो है वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा RBI जो है वो बैंक ऑफ इशू है, क्योंकि सारी मेजर करेंसीज तो RBI ही इशू करता है, नोट छापना RBI का ही काम होता है। इसी तरह उसका दूसरा फंक्शन होता है बैंकर, एडवाइज़र एंड एजेंट टू। बताओ किसका एडवाइज़र, बैंकर और एजेंट है? वो गवर्नमेंट का, सरकार का, बिल्कुल सही। तो भैया सरकार को एडवाइस भी ये देता है, सरकार का एजेंट भी ये है, मतलब उसके बिहाफ पे काम करता है, और सरकार का जितना भी पैसा है उसे भी कौन संभाल के रखता है, या मतलब उसको भी कौन बैंक रखता है अपने पास? RBI। तो गवर्नमेंट का बैंकर भी वही है RBI, गवर्नमेंट का एजेंट भी वही है RBI, और गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी वही है RBI। इसके बाद तीसरा फंक्शन क्या है RBI का? कस्टोडियन ऑफ, वो भी है, और नेशनल रिजर्व्स ऑफ
इंटरनेशनल करेंसी। अब हमारे देश में भाई साहब इतनी सारी इंटरनेशनल करेंसी है, डॉलर्स हैं, यूरोज़ हैं, पाउंड्स हैं, ठीक है ना, येन हैं, तो ये सब देश में इतनी सारी फॉरेन करेंसी को कौन संभाल के रखेगा? आरबीआई। तो आरबीआई के पास एक बहुत बड़ा बक्सा है, ऐसा समझ लो, जिसमें आरबीआई ये सारा इंटरनेशनल करेंसी संभाल के रखता है। गोल्ड भी संभाल के रखता है, मतलब गोल्ड भी इसके अंदर बहुत सारा संभाल के रखता है, तो ये भी आरबीआई का फंक्शन है। इसके अलावा कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो अपना कुछ पैसा, जिसको आप सीआरआर कह रहे थे, वो किसको दे देते हैं? आरबीआई को दे देते हैं। तो आरबीआई के पास एक बक्सा और है जिसमें सारा का सारा कमर्शियल बैंकों का कौन सा पैसा रखा हुआ है? सीआरआर वाला। तो ये भी आरबीआई का एक फंक्शन हो गया, है ना जी। उसके बाद देखो आरबीआई का अगला फंक्शन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये किस चिड़िया का नाम है? जब कमर्शियल बैंक के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कमर्शियल बैंक जो है वो किससे लोन ले लेता है? आरबीआई से। तो कमर्शियल बैंक टेक्स हेल्प फ्रॉम आरबीआई इन फाइनेंशियल इमरजेंसी। मतलब बिल्कुल ही जब ऐसे हालात आ गए जो कहीं से पैसा नहीं मिल रहा कमर्शियल बैंक को, अचानक से ऐसे हालात आ गए, तो फिर ऐसे में कौन मदद करेगा उस कमर्शियल बैंक की? आरबीआई। तो इसको भी बोल सकते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसके अलावा आरबीआई का छठा फंक्शन क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो ये मुझे पता है कि बच्चों को नहीं पता, है ना क्रिश? तुम्हें भी नहीं पता? दो बैंक आपस में लेन देन करानी हो तो वो आपस में लेन देन कौन कराएगा? आरबीआई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब ये है कि भाई मान लो खूब सारे कमर्शियल बैंक्स हैं और कमर्शियल बैंक्स को आपस में कुछ ना कुछ लेन देन करनी होती है कि इसे इसे देना है, इसको इसको देना है, इसे इसे लेना है, जो भी है मतलब आपस में। तो इन सब का आपस में जो भी एक दूसरे का ड्यूज़ है, ड्यूज़ को क्लियर करना, ये किसका काम है? आरबीआई का। जैसे घर में नहीं होता, घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहा है दादाजी इसने मेरे 10 रुपये ले लिए, वो कह रहा है दादाजी इसने मेरी चॉकलेट ले ली, वो कह रहा है दादाजी इसने मेरी टॉफ़ी ले ली। तो दादाजी सारे बच्चों को बुला के कहेंगे ठीक है अब एक काम करो, मैं सबका क्लियर करता हूँ, एक टॉफ़ी तुम ले लो, 10 रुपये तुम ले लो, चॉकलेट तुम ले लो। तो सारे बच्चों के बीच में क्लियरिंग कौन कर रहा है? दादाजी। इसी तरह सारे बैंकों के जो भी आपस में ड्यूज़ हैं एक दूसरे से लेने वेने वाले, वो सब क्लियर कौन करेगा? आरबीआई। तो ये हो गया जी क्लियरिंग हाउस फंक्शन। लेकिन सारा खेल जो है वो इस 7वें फंक्शन का है जिसके लिए आरबीआई का जन्म हुआ है, जिसको आप क्या कहते हो? कौन सा फंक्शन? क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, जिसको बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में क्या कहता है? मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि आरबीआई के इसी फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। तो ये बेसिकली आरबीआई कब फॉलो करता है? आपने कल पढ़ा था, इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी सिचुएशंस में। मतलब कि जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो या डेफिशिएंट डिमांड हो, तब वो इन हथकंडों का, इन फंक्शंस का उपयोग करता है। मेनली एक्सेस डिमांड आप कह सकते हो, उस केस के हिसाब से हम ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आइए उस पर भी एक चर्चा की जाए। तो सबसे पहले तो होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन से होते हैं कृष भाई? हाँ, जैसे एक तो होता है बैंक रेट, बिल्कुल सही। तो बैंक रेट आप सबको बच्चों को पता है कि क्या होता है बैंक रेट? जब क्या करता है आरबीआई? चलो सिंपल बता देता हूँ। तो मान लो एक कमर्शियल बैंक है और ये आरबीआई है। कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लिया लोन, ठीक है, लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो कमर्शियल बैंक बदले में इंटरेस्ट पे करेगा,
तो इस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। तो मान लो ये इंटरेस्ट है 10%, तो दिस 10% इज़ नोन एज बैंक रेट, इसे बोलते हैं जी बैंक रेट। ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, उस पर जो इंटरेस्ट देता है उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। बाकी बैंक रेट क्या करेगा आरबीआई, वो आपको कल पढ़ाया था कि अगर एक्सेस डिमांड होगी तो बैंक रेट को बढ़ा देगा। उसके बाद रेपो रेट क्या होता है? इसमें भी कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से क्या करता है? लोन लेता है, लेकिन ये लोन जो लेता है ये लेता है छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो बदले में वो इंटरेस्ट पे करता है, तो उस इंटरेस्ट को हम क्या कह देंगे? रेपो रेट। तीसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? हाँ, इस बार उल्टा होता है। इस बार कमर्शियल बैंक जो होता है वो आरबीआई के पास कुछ पैसे अपने रखवाता है, वो डिपॉजिट करवाता है, कहता है दादाजी मेरे पैसे आप रख लो अपने पास डिपॉजिट करके। तो दादाजी उसके पैसे के बदले में उसको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। तो इस इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद चौथा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? हाँ, अब आरबीआई जो होती है वो क्या करती है? वो पब्लिक से या कमर्शियल बैंकों को, किसी को भी समझ लो, या तो उनसे खरीद लेती है या सेल कर देती है। क्या कर देती है? सेल या खरीद? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो हमने कल पढ़ा था ना कि अगर एक्सेस डिमांड होगी तो क्या करेगी? सेल कर देगी, और अगर डेफिशिएंट डिमांड होगी तो बाय कर लेगी। हाँ, नहीं होता है, कमर्शियल बैंक को भी दे देता है कई बार, मतलब दोनों आ गए, जिसका मन करे उसको, तो दोनों बना दिए वहाँ झोंपड़ी के आगे। तो ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और कौन सा होता है पांचवा क्वांटिटेटिव मेथड? सीआरआर या एसएलआर। ये आपने पढ़ ही लिया, ये आपको पता ही है कि क्या होता है। मतलब कमर्शियल बैंक जो पैसा अपने पास रखता है तो एसएलआर, कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई के पास कुछ पैसे रखता है तो सीआरआर। तो इन 5 मेजर्स को तो हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। लेकिन फिर आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से हो गए? हाँ, 2 हैं मेन। एक हो गया मॉरल सुएशन। तो मॉरल सुएशन का तो मतलब ये है कि आरबीआई जो है वो क्या करता है? कमर्शियल बैंक को या तो लेटर्स लिखता है, चिट्ठी लिखता है, उन्हें एडवाइस करता है, कहता है भाई समझ जाओ, है ना, परसुएड करता है, रिक्वेस्ट करता है। कई बार अगर वो मानते नहीं है रिक्वेस्ट करने पर तो डांट भी लगाता है ना। मतलब ये सब चीज़ों को आप कहते हो मॉरल सुएशन। और दूसरा कौन सा होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट इसे बोलते हैं कि अगर आप बैंक से लोन लेने गए, ठीक है, तो बैंक आपको लोन तो दे देगा, मान लेते हैं 100 रुपये का, लेकिन बदले में आपसे वो क्या रखवाएगा? सिक्योरिटी। अब कितने रुपए की सिक्योरिटी रखवाई? 120 रुपये की। तो आप मार्जिन कितने रुपए का होगे कि बैंक ने रख लिया अपने पास? 20 रुपये। तो इसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो एक्सेस डिमांड के केस में आपने कल पढ़ा ही था कि बैंक क्या करता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो बेसिकली ये सारे वो मेजर्स हैं जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं, चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, है ना। तो ये बेसिकली एक वैसे होता है क्रेडिट रैशनिंग। लिख दूँ वो भी? हाँ सर लिख दो। क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है कि कई बार आरबीआई लिमिट्स लगा देता है, या कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में कहता है कि हाई इंटरेस्ट चार्ज करो, या कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में कहता है लो इंटरेस्ट चार्ज करो। अब जैसे आप बैंक से एजुकेशन लोन लेने जाओ तो बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट लेगा? कम। और बैंक में चले गए मुझे बिजनेस लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, तो बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट लेगा? हाई। तो बस ये सब कलाकारियों को क्रेडिट रैशनिंग कहते हैं। ये चलता भी है ना।
तो इसको बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग। तो बेसिकली ये सब आरबीआई के हथकंडे हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के। चलो तो मुबारक कृष भाई, मतलब मनी एंड बैंकिंग तो समाप्त। तो ऑनलाइन वाले चीज़ तो बता दो भाई, मनी एंड बैंकिंग याद आ गया। चलो तो अब जो है बच्चों जी अगला यूनिट कवर करते हैं आपके साथ फटाफट। इस यूनिट का नाम है गवर्नमेंट बजट। तो इसमें सबसे पहले मुद्दे की बात तो ये ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट बजट जो होता है ना बेसिकली सरकार का, उसमें सरकार अपनी जो भी रिसिप्ट्स हैं, है ना, ये कह सकते हो कि कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, या जो भी खर्चे हैं, पेमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पैसा जाने वाला है ड्यूरिंग वन फिस्कल ईयर, वो सब रिकॉर्ड करता है कि एक साल में, अगले एक साल में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से पैसा जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स वो रिकॉर्ड करता है, बताओ क्रिश, ये एक्चुअल वाली होती है या एस्टिमेटेड वाली? हाँ, एस्टिमेटेड वाली होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बजट हम हमेशा भविष्य का बनाते हैं, आने वाले वर्ष का बनाते हैं, है ना, ये होता है गवर्नमेंट बजट। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, कि आखिर गवर्नमेंट बजट बना क्यों रही है सरकार, उसको क्या ऐसी पड़ी है, उसके क्या उद्देश्य हैं सरकार के गवर्नमेंट बजट बनाने के। तो इस पर तुम्हें कुछ पता है क्रिश, सरकार के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? 3 तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, पहला है ऑब्जेक्टिव रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि सरकार के पास जो भी रिसोर्सेज हैं सरकार उन्हें रीएलोकेट करती है, मतलब दोबारा से लगाती है। अब मान लो क्लास में 5 बच्चे हैं, पहले बच्चे को मैंने 20 चॉकलेट दे दी, बाकियों को 1-1 चॉकलेट दी, तो गड़बड़ हो गई। तो मैं क्या करूँगा, उनसे कहूँगा कि भाई मेरे को ना प्लीज़ दोबारा से एलोकेट करना है, अब मैं सबको 3-3 दूंगा। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि सरकार भी देखो क्या चाहती है, इसमें मुद्दे का कीवर्ड बता रहा हूँ, सरकार इसमें बैलेंस बनाना चाहती है बिटवीन, हाँ मतलब रिच एंड पुअर नहीं, बिटवीन गोल्स ऑफ सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब सरकार जो है कुछ स्कूल भी बनाएगी लेकिन साथ ही साथ अपने मुनाफे का भी सोचेगी, तो उसका एक बैलेंस बनाना है सरकार को, तो वो अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना चाहती है। ये गवर्नमेंट बजट का मेन उद्देश्य है। इसी तरह दूसरा उद्देश्य क्या है? हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिल्कुल सही। इसमें है वो अमीर गरीब का भेदभाव, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इनकम, कुछ भी कह सकते हो। तो इसमें सरकार का उद्देश्य क्या होता है? मेन कीवर्ड लिख देता हूँ। इसमें सरकार का उद्देश्य होता है कि सरकार रिड्यूस कर सके इनइक्वालिटी किसके बीच में? हाँ, रिच और पुअर के बीच में। ये सरकार का मेन उद्देश्य होता है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है कि भाई रिच जो, हाँ रिच पर तो ज़्यादा टैक्स लगा देगी और गरीब लोग जो हैं उन्हें या तो सब्सिडी दे देगी या उनके लिए अलग अलग तरह की रिलीफ स्कीम्स निकाल देगी, भाई आपको हम रिलीफ देंगे, सब्सिडी देंगे, ये सब। तो ये सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और तीसरा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि भैया इकोनॉमी में स्थिरता बनी रहे। ऐसा ना हो कि पता चला इन्फ्लेशन ही होता गया, इन्फ्लेशन ही होता गया और लोग बेचारे परेशान हो गए। तो इसके कीवर्ड्स लिख देता हूँ कि इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, दोनों ही चीज़ों में सरकार कुछ कदम उठाती है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। अब वो क्या कदम होते हैं वो कल पढ़ाए थे। अगर इन्फ्लेशन के केस चल रहे होंगे तो टैक्स बढ़ा देगी, डिफ्लेशन चल रहा होगा तो टैक्स कम कर देगी, और सरकार इन्फ्लेशन चल रहा होगा तो अपने एक्सपेंडिचर क्या कर देगी? कम कर देगी। डिफ्लेशन चल रहा होगा तो अपने खर्चे क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो आमतौर पे सरकार इस तरह से काम करती है। बाकी कुछ और छुटमुंजे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, वो आप बस पढ़ के भूल सकते हो, मतलब उस पर ज़्यादा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा। जैसे कि भैया सरकार का ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग पॉवर्टी, है ना, गरीबी कम करो,
बेरोज़गारी कम करो, है ना, एट्सेट्रा। या मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज़, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं जिनको आप PSUs कहते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो उन सब कंपनियों को मैनेज करना वो भी सरकार का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, सरकार इस बात का भी ध्यान रखती है। तो मतलब ये भी कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सरकार ध्यान रखती है ना। तो ये हो गया जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर या कंपोनेंट ये आपको पता होना चाहिए, और इसी में परिभाषाएं भी आ जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कृष भाई, आओ इसे समझते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार क्या करती है, अपने बजट के 2 हिस्से करती है। क्या क्या? कैपिटल बजट और दूसरा रेवेन्यू बजट। ठीक है, अब अलर्ट हो जाना सारे ऑनलाइन वाले बच्चे, अब कुछ बातें पूछूंगा थोड़ी देर में, फिर बताना है। अब कैपिटल बजट के अंदर 2 बातें हो सकती हैं। क्या क्या? एक हो सकती है कैपिटल रिसिप्ट, एक हो सकती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू बजट में भी 2 बातें हो सकती हैं, एक हो सकता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो शुरू से शुरू करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट किसे कहेंगे? तो कैपिटल रिसिप्ट हम कहते हैं जो चीज़ें या तो लायबिलिटी बढ़ाएं या एसेट कम करें, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किन्हें कहते हैं? जो चीज़ें या तो एसेट बढ़ाएं या लायबिलिटी कम करें, उन्हें हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स किन्हें कहेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स जिनसे ना तो लायबिलिटी बढ़े और ना ही एसेट कम हो, तो उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं? जिनसे ना तो लायबिलिटी कम हो ना एसेट बढ़े, तो उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हो गई परिभाषा। ठीक है, अब कुछ उदाहरण बताने हैं आपको। जैसे कैपिटल रिसिप्ट से शुरू करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट का कोई एग्जांपल बताओ। वो तो बाद में करती है सरकार। वैसे कैपिटल रिसिप्ट का चलो एक एग्जांपल हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, तो मान लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट है 100 रुपये, ऐसी कुछ भी फिगर लिख रहा हूँ, है ना। तो मान लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट है 100 रुपये की। फिर इसके बाद और कोई एग्जांपल कैपिटल रिसिप्ट का बताऊं? रिकवरी ऑफ लोन। हमने किसी को लोन दिया था और उसके पैसे हमें वापस मिल गए, तो ये हमारा एसेट कम हो गया। ये दोनों पॉइंट्स पता है क्या हैं? डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन। ये भी हमारा एसेट कम हो रहा है और ये भी हमारा एसेट कम हो रहा है। तो मान लो हमें 200 रुपये रिकवरी ऑफ लोन मिल गया। ठीक है ना, ये कैपिटल रिसिप्ट के कुछ एग्जाम्पल लिख लिए। अब चलो इसी तरह बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएट या लायबिलिटी कम हुई। अब मान लो सरकार ने सड़कें बनाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, तो ये क्या है? एसेट क्रिएट हो गया। तो मान लेते हैं सरकार ने 300 रुपये की रोड्स बनाई, है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा लायबिलिटी कम करने वाला कोई बताओ, जैसे इससे तो एसेट बढ़ रहा है। हाँ, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब हमने कहीं से लोन ले रखे थे, वो हमने वापस कर दिए, रीपेमेंट ऑफ लोन। मान लो 400 रुपये का लोन हमने वापस कर दिया, तो ये हो गया जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही, बच्चों ने सही बताया। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती हैं वो वैसे अपने आप में 2 तरह की होती हैं। हाँ, एक होती है टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स कौन कौन सा होता है? एक होता है डायरेक्ट टैक्स, मान लो 50 रुपये डायरेक्ट टैक्स हैं। और दूसरा टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो मान लो 100 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स हैं, तो इन दोनों को बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू।
इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। और कुछ होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से हो गए एग्जाम्पल? हाँ, जैसे सरकार को एस शीट मिल गया, सरकार को कहीं से डिविडेंड मिल गया, सरकार को कोई स्पेशल असेसमेंट मिल गया, मतलब इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मान लो हमने एस शीट लिख ली तो सरकार को 50 रुपये की मान लेते हैं एस शीट मिल गई, तो ये सब क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, छोटे छोटे खर्चे कोई सरकार के, जैसे सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करी तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सरकार ने इंटरेस्ट पे करा, मान लो जो लोन लिया था 200 रुपये का, तो वो क्या है? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मतलब अल्टीमेटली सरकार का गवर्नमेंट बजट का कंपोनेंट इस तरह से चल रहा होता है। अब तैयार हो जाओ भाई, ऑनलाइन वाले चीते भी, कृष भाई तुम भी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये बताना है टोटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। तो बताओ वो कितने रुपए है? टोटल एक्सपेंडिचर कितने रुपए है? क्लास चलेगी निष्ठा दीदी 7 बजे तक मोटा मोटा? नहीं, हाँ, कितने रुपए है? 1200, ओके। और टोटल रिसिप्ट्स का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट बताओ कितने रुपए है? 500, ओके। पक्का भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी यही भेजें ना, तब बात सही होगी। 500 कैसे? 200 और 200 400 हो रहे 500, ठीक है, ठीक है 500, चलो बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब देखो सबसे बड़ा खेल, अब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हैं 1200 और टोटल रिसिप्ट्स हैं 500, है ना। तो यहाँ से हम कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी ने जन्म ले लिया, क्या कहते हैं? बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट का एक फॉर्मूला बन गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो हमारा बजट में कितना डेफिसिट आ गया जी? 700 का। तो इसे क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट 700, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब बताओ सरकार क्या करेगी? नाउ गवर्नमेंट विल, अब बजट में सरकार को पता है यार 700 रुपये की कमी है, हाँ वेरी गुड कृष भाई, ओपी। तो गवर्नमेंट जो करेगी, गवर्नमेंट विल बोरो 700 रुपये। अब गवर्नमेंट 700 रुपये बोरो करेगी टू कवर दिस, इसकी भरपाई करेगी 700 रुपये। अब गवर्नमेंट 700 रुपये बोरो करेंगी, जिसको बोरोइंग्स कहते हैं बेसिकली, है ना, बोरोइंग्स हो गई 700 रुपये की, इसकी भरपाई करेगी। तो अब देखो कृष भाई, अब क्या होगा? जैसे ही सरकार बोरो करेगी ना 700 रुपये, तो ये फिर बोरोइंग्स आपकी कहाँ आएंगी? किस हेडिंग में चली जाएंगी? कैपिटल रिसिप्ट में, राइट। तो अब सरकार 700 रुपये की जब बोरोइंग करेगी तो इसने सरकार की लायबिलिटी को बढ़ा दिया और ये बन गई सरकार की बोरोइंग्स, विच कम्स अंडर द हेड कौन सा? कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना। तो मतलब ये मैं फिगर्स अब फाइनल लिख सकता हूँ। तो सरकार का अल्टीमेटली बजट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा, ये सरकार का कंप्लीट बजट बन गया। कैपिटल रिसिप्ट आ गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गए, रेवेन्यू रिसिप्ट आ गए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गए, है ना। ये हो गया नज़ारा। अब बजट डेफिसिट भी 3 टाइप का होता है, क्या क्या? पहला कौन सा होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बताओ। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल में इसको सॉल्व करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? सबसे लास्ट में 500, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी है? 200। तो मतलब हमारे एग्जाम्पल में रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ जाएगा? 300 रुपये। फिर दूसरे तरह का डेफिसिट कौन सा होता है?
फिस्कल डेफिसिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन ब्रैकेट में रिसिप्ट्स में क्या नहीं लेने? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स को छोड़कर आपको टोटल रिसिप्ट्स लेनी है। तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम अपने एग्जांपल में देखें तो हमारे एग्जांपल में टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं? 1200। और टोटल रिसिप्ट्स लेनी है, लेकिन रिसिप्ट्स में ना ये बोरोइंग के 700 मत जोड़ना। तो 300, 400 और 500 है ना। तो इसका मतलब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हैं 1200 और टोटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग मत जोड़ना, तो वो है 500। तो कितना आ गया फिस्कल डेफिसिट? 700। तो आपको ये मज़ेदार बात तो पता ही होगी कि इसीलिए कहा भी जाता है कि फिस्कल डेफिसिट सिग्निफाइज, हाँ, बोरोइंग्स ओनली। तो फिस्कल डेफिसिट जो ये 700 रुपये आ रहा है, ये बेसिकली यही सिग्निफाई कर रहा है कि आपकी बोरोइंग 700 रुपये हैं। तो फिस्कल डेफिसिट सिग्निफाइज बोरोइंग्स ओनली, है ना मज़ेदार कहानी। और फिस्कल डेफिसिट का दूसरा फॉर्मूला पता है क्रिश भाई? फिस्कल डेफिसिट का दूसरा फॉर्मूला है बजट डेफिसिट नहीं प्लस बोरोइंग्स। बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स, ये एमसीक्यू में चलता है, फॉर्मूला ये याद रखना है। अब सरकार ने जब बोरो कर लिया, उसके बाद बजट में कितना डेफिसिट है? बोरो करने के बाद बजट डेफिसिट, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बोरो के बाद, बोरो के बाद सरकार के बजट में कितना डेफिसिट था? मतलब जैसे यहाँ पे पहले डेफिसिट आया था, फिर सरकार ने 700 बोरो कर लिए थे, तो बोरो करते ही सरकार का मतलब अगर हम अब देखेंगे तो टोटल मैच कर रहा है, कोई डेफिसिट नहीं होगा, है ना। तो बोरो करने के बाद बजट डेफिसिट जो है वो हमेशा क्या ही होता है? ज़ीरो होता है। तो फिस्कल डेफिसिट का ये भी फॉर्मूला बन गया बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स। तो ये भी आंसर देखो कितना ही निकलेगा? 700। तो ये भी एक फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है, यानी कि बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स। ये एमसीक्यू के लिए घर से याद करके जाना। और फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला और है, वो तो बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। वो क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में क्या नहीं लेनी? बोरोइंग्स। तो जैसे हम अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल में देखो रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, एक बार देखें हमारे एग्जाम्पल में रेवेन्यू डेफिसिट, ये देखो ये निकाल रखा नहीं, हमारे एग्जाम्पल में हमने निकाला था रेवेन्यू डेफिसिट 300। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम बताओ देखकर कितने हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? सेकंड कॉलम में है 300 और 400, 700 माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स बतानी है, लेकिन बोरोइंग को छोड़कर। तो कैपिटल रिसिप्ट्स देखो हमारे एग्जाम्पल में कितनी है, लेकिन बोरोइंग मत लेना इसमें, 300। तो अब देखो जादू कृष भाई, तो क्या आएगा आंसर? 700। तो भाई फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमेशा बोरोइंग के बराबर ही निकलेगा, है ना। तो ये प्रूफ हो गई बात, लेकिन फॉर्मूले तीनों याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए, हॉट क्वेश्चन के लिए, हर चीज़ के लिए, कि फिस्कल डेफिसिट 3 प्रकारों से निकाला जा सकता है। और तीसरा और आखिरी प्रकार जो होता है डेफिसिट का, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। वो बहुत सिंपल है। प्राइमरी डेफिसिट वो कैसे निकलता है? हाँ, क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट का ही एक्सटेंशन है, तो उसका फॉर्मूला हो गया फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो फिस्कल डेफिसिट जैसे हमारे एग्जाम्पल में है 700, और इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रहे हैं हम? जैसे हमारे एग्जाम्पल में देखो इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 200। तो इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो 200,
तो कितना आ जाएगा 500। तो हमारे एग्जाम्पल में प्राइमरी डेफिसिट आ गया 500। तो 3 टाइप के डेफिसिट बिल्कुल क्लियर हो गए ना अच्छे से। ये सब इनकी बारीकियां हैं, ठीक है, जो सब बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखनी है अच्छे से। अब इन डेफिसिट्स के बाद वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछ लेता है आमतौर पे किसी भी डेफिसिट का पूछ ले, सब में एक ही कहानी चिपकानी है कि इन डेफिसिट्स का इम्प्लीकेशन क्या है। ये पूछ सकता है आपसे कि भाई अगर डेफिसिट है, खर्चा ज़्यादा है कृष भाई, तो क्या दिक्कत है, होने दो, क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो एक तो ये सिग्निफाई करता है डिस सेविंग्स इन इकोनॉमी। देखो खर्चा ज़्यादा होने का मतलब क्या, कीन्स ने क्या समझाया था कल, आप सेविंग में से यूज़ कर रहे हो। तो अगर खर्चा ज़्यादा है, डेफिसिट है इकोनॉमी में, तो इसका मतलब ये डिस सेविंग्स दर्शा रहा है। तो पहला इम्प्लीकेशन हो गया डिस सेविंग्स इन इकोनॉमी। दूसरा इम्प्लीकेशन रीपेमेंट बर्डन। अब आपने बोरो करे ना 700 रुपये, सरकार ने बोरो करे 700 रुपये, तो सरकार पे बोझ आ गया। तो डेफिसिट हमेशा क्या इम्प्लाई करेगा, रीपेमेंट बर्डन। और लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो कि ये दर्शा रहा है कि सरकार की जो अर्निंग्स हैं वो क्या हैं, इनसफिशिएंट। भाई तभी पैसों की कमी है, नहीं तो क्यों कमी होगी। और चौथा तो एग्जाम में चिपका के ही आना है, मतलब बिना इसके तो कुछ लिखना ही नहीं, क्या, डेट ट्रैप। हाँ, डेट ट्रैप लिख सकते हो। और एक है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। हाँ, क्योंकि अब डेफिसिट है, मतलब सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है। अब सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी तो इसका मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने का खतरा है, तो इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। और बाकी डेट ट्रैप भी अगर चिपकाना है तो चिपका सकते हो। मतलब बढ़िया पॉइंट्स हो गए आपके पास इम्प्लीकेशन को बताने के। तो रेवेन्यू डेफिसिट हो, फिस्कल डेफिसिट हो, ये आप चिपका सकते हो कि भैया ये इम्प्लीकेशंस हैं। फिर इम्प्लीकेशंस के बाद बच्चों जी वो पूछता है मेजर्स टू करेक्ट। लेकिन किसे करेक्ट करने के मेजर्स, रेवेन्यू डेफिसिट, कि आप रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे करेक्ट कर सकते हो। वो उससे आपको 2 मेजर्स पूछेगा, इसमें 2 ही मेजर्स होते हैं मेनली। तो अगर आपके रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हैं कृष भाई, तो क्या करेंगे, बताओ जी ऑनलाइन के चीतो। रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए या करेक्ट करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, टैक्स बढ़ा देना चाहिए। वेरी गुड, ताकि सरकार की इनकम बढ़े, है ना, वेरी गुड। और एक्सपेंडिचर क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है ना, किसी भी आदमी को अगर आप मान लो कोई आदमी आपके पास आके कह रहा है यार पैसे की कमी हो गई, तो क्या सलाह दोगे कि खर्चे कम कर और अपनी इनकम बढ़ा। तो बस हम सरकार को कह रहे हैं कि अपने टैक्सेस बढ़ाओ, है ना, टैक्सेस बढ़ाने का मतलब है रेवेन्यू बढ़ाओ। और क्या कम करो, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर्स, हाँ खर्चे कम करो। तो बस आपको 2 ही मेजर्स लिखने कि भैया सरकार को बोलो कि ये करें। और इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, वो फिस्कल डेफिसिट के में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट को आप फाइनेंस कैसे करोगे। अब मान लो सरकार को पैसों की कमी पड़ी है ना, तो वो 700 रुपये लाए थे ना हम अभी हमारे एग्जाम्पल में बोरोइंग, तो वो 700 रुपये कहाँ से लाओगे कृष भाई, मंदिर में पड़े हैं, कहाँ रखे हैं 700 रुपये। हाँ, तो बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, या तो अपनी जनता से हाथ फैलाना पड़ेगा, या दादाजी प्लीज़ हमें पैसे दे दो, है ना। तो दादाजी थोड़े से नोट एक्स्ट्रा छाप के आपको देंगे। इसी बात को कहते थे कल जो सिखाया था, क्या, डेफिसिट फाइनेंसिंग। और या फिर दादाजी ने भी मना कर दिया, लोगों ने भी मना कर दिया, तो फिर हम अपना झोला लेके कहाँ पहुँचेंगे, फॉरेन में, वर्ल्ड बैंक के पास। तो बोरिंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो मतलब हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरो करना पड़ सकता है पैसा अलग अलग जगहों से। तो ये बेसिकली बन गया फाइनेंसिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट। बाकी अलग अलग डेफिसिट के डिफरेंस पूछ सकता है, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें तो आपको बस फॉर्मूले लिखने हैं।
तो यहाँ तक कहानी याद आ गई भाई? हाँ, अब वो बचा है जो मुझे बताना है एक बार कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स के जो दो टाइप्स हैं, टैक्स नॉन टैक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑनलाइन के चीते भी बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन के चीतों को याद आ गया भाइयों बहनों? ठीक है, कल के क्वेश्चन में जो बच गया वो भी करते हैं, लास्ट में करेंगे। कल के जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी करेंगे लास्ट में। आज के तो करेंगे ही करेंगे, कल के भी करेंगे अभी। हाँ, कल वाले क्वेश्चन कर लेंगे काजल दीदी, डोंट वरी। ओके, ठीक है। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक अभी करते हैं। अभी थोड़ी देर में ब्रेक करेंगे बच्चों जी, थोड़ी देर में ब्रेक करेंगे। पहले ये वाला कार्य कंप्लीट कर लें। इसमें छोटा सा एक पॉइंट बचा है, गवर्नमेंट बजट में इम्प्लीकेशन का मतलब पूछ रहा है आदित्य भाई। जल्दी से गूगल पे टाइप करो और देखो अंग्रेजी मतलब क्या दिखा रहा है गूगल। अब बच्चे वोकैबुलरी, प्रभाव क्या पढ़ेंगे? हाँ चलो, अब बताऊंगा क्रिश आपको, क्या बताऊंगा कि ये जो गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं भाई। ये भी डिटेल पता होनी चाहिए कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट बजट में, ये कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, तो एक होता है टैक्स रेवेन्यू, और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए। अब टैक्स रेवेन्यू जो है वो अपने आप में 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनका मेन डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो जैसे डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि लायबिलिटी टू पे, हाँ, एंड बर्डन फॉल्स ऑन सेम पर्सन। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। दूसरी बात, ये कौन से नेचर के होते हैं? प्रोग्रेसिव, बिल्कुल सही। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से नेचर के होते हैं? रिग्रेसिव, मतलब कि गरीब पर इसका बर्डन ज़्यादा पड़ेगा और अमीर पर कम। बाकी इसके एग्जाम्पल्स तो आप लिख ही लोगे। जैसे डायरेक्ट टैक्स का कौन सा हो गया? इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का हो गया जीएसटी। अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन से आते हैं? अब सरकार को टैक्स के अलावा कहाँ से रेवेन्यू मिलता है? देखो अच्छा वाला, फीस एंड फाइन्स, है ना। या सरकार को अपना कहीं से डिविडेंड मिल गया, अपने कहीं पे निवेश कर रखा है। सरकार को अपनी पीएसयू कंपनियों से प्रॉफिट्स कमा लिए सरकार ने। सरकार को कहीं से एस्चीट मिल गया। एस्चीट का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रॉपर्टी वाला। तो मान लेते हैं एक आदमी मर गया, अब इसकी प्रॉपर्टी थी, उसके आगे पीछे कोई रोने वाला है नहीं, तो ये प्रॉपर्टी फिर किसको ही मिल जाएगी? हाँ, लीगल हायर नहीं है तो सरकार को ही मिल जाएगी इसकी प्रॉपर्टी। तो इसको कह देते हैं एस्चीट। इसी तरह स्पेशल असेसमेंट, कि कोई डेवलपमेंट का काम सरकार ने करवाया और उस डेवलपमेंट के काम की वजह से वहाँ के प्रॉपर्टी ओनर्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो सरकार उनसे भी लमसम अमाउंट ले लेती है ना। तो ये भी सारी चीज़ें मतलब क्या हो जाती हैं? सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाती है। बाकी दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, कई बार वो आपसे ये पूछ सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस बताओ। तो किसी भी कैपिटल नेचर या किसी भी रेवेन्यू नेचर का अगर आपको डिफरेंस बताना हो तो क्या बताओगे? मतलब एक तो पॉइंट आप डेफिनेशन का लिख दोगे भाई, जो जिसकी है डेफिनेशन। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लिखना है वो ये कि ये जो होते हैं कैपिटल नेचर वाले, ये होते हैं नॉन रिकरिंग नेचर के।
लेकिन रेवेन्यू वाले जो होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? रिकरिंग नेचर के। और थर्ड ये लिख सकते हो कि कैपिटल जो होते हैं इनका इम्पैक्ट क्या रहता है? लॉन्ग टर्म के लिए। और रेवेन्यू वाले जो होते हैं इनका इम्पैक्ट क्या रहता है? शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी तो उदाहरण लिख सकते हो, यानी कि एग्जाम्पल्स, वो तो हाँ मान लो 4 का आ जाए या अपना इम्प्रेशन झाड़ना हो तो एग्जाम्पल चिपका ही दो। तो मतलब ये रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस जो है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट बजट में बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छे से। तो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो कि भैया गवर्नमेंट बजट की सारी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपको लगा कि भाई ये रह गई है वो रह गया। बाकी मैं भी देख लेता हूँ कि कोई भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए। पता चला जो छोड़ा उसी में से क्वेश्चन आ गया। हाँ चलो एक ये और करवा देता हूँ। हाँ कई बार वो बजट को लेकर भी पता होना चाहिए। चलो एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं, मतलब बजट का भी लिखवाई देता हूँ ना, मतलब पता होना चाहिए कि भाई बजट जो है जिसमें हमने इतनी गंभीर चर्चा कर ली वो हो सकता है 3 प्रकार का हो जाए। बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट तो खैर पढ़ ही लिया। तो बैलेंस्ड बजट कब बोलेंगे क्रिश? हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट। सरप्लस बजट, टोटल रिसिप्ट इज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट बजट, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। वेरी गुड, है ना, ये पता होना चाहिए। सेम है, इम्प्लीकेशन तो हर डेफिसिट के सेम ही है। मेजर्स टू करेक्ट रेवेन्यू का पूछेगा तो वो वाले 2 पॉइंट चिपकाने हैं, और फिस्कल का पूछेगा तो ये वाला चिपकाना है। प्राइमरी में पूछता नहीं है क्योंकि प्राइमरी तो फिस्कल का ही एक्सटेंशन है। अच्छा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछता है बच्चों, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है तो उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बैलेंस्ड या सरप्लस बजट अगर है तो इसका क्या वो फ़ायदा पूछ सकता है कि है, या नुकसान पूछ सकता है कि क्या है। तो थोड़ा इक्का दुक्का पता होने चाहिए। इसी तरह अगर डेफिसिट है तो उसका क्या फ़ायदा है और उसका क्या नुकसान है। तो इस पर टिप्पणी कर सकते हो क्रिश तुम कि अगर डेफिसिट बजट है मतलब सरकार का खर्चा ज़्यादा है तो इसका मेरिट क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा सरकार अगर खर्चा ज़्यादा कर रही है। रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक बच्चा पूछ रहा है क्या होता है। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाले, नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभार होने वाले। हाँ, तो मेरिट ये है खर्चा ज़्यादा होने का कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्योंकि सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है। लेकिन डीमेरिट ये मानते हैं कि कई बार कि सरकार अगर खर्चा ज़्यादा कर रही है तो उसमें सरकार इसका मतलब कुछ ना कुछ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी कर रही होगी। तो ये एक तरह से डेफिसिट बजट का मतलब फ़ायदा नुकसान दोनों एंगल पता होने चाहिए। और अगर सरप्लस बजट है मतलब खर्चा कम कर रही है सरकार, तो इसका मेरिट क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो कि नो अननेसेसरी खर्चे। इसका मतलब सरकार जो है कोई उल्टे सीधे खर्चे नहीं कर रही। लेकिन इसका डीमेरिट ये है कि सरकार अगर खर्चे नहीं कर रही तो फिर इकनॉमी में ग्रोथ कैसी हो रही होगी, स्लो हो रही होगी। तो उसके मेरिट इसका डीमेरिट, उसका डीमेरिट इसका मेरिट बन जाएगा बस। तो मतलब टोटल इन ऑल ये गवर्नमेंट बजट है आपसे जो पूछ सकता है। चलो, तो सभी भाई बहन, सभी छात्र छात्राएं, विद्यार्थी बताएं कि भाई यहाँ तक सबको बिल्कुल क्लियर हो गई, गवर्नमेंट बजट की भी पूरी स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। तो एक बार थम्स अप भेज देना भाइयों बहनों कि भाई यहाँ तक बिल्कुल ओके है। तो पहले हम बच्चों BOP एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है ना, वो बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो
बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर मैं ये बताऊं कि उसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्यों बोल रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अकाउंट इसलिए बोल रहे हैं कि ये भी एक स्टेटमेंट की तरह होता है और इसमें सारी वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जो हम दूसरे कंट्रियों के साथ कर रहे होते हैं, है ना, वो सारा इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए, और मैंने कहा भी था कि इसमें देखो एनालिटिकल क्वेश्चन आया है तो हमको बहुत अच्छे से बारीकी से समझना है, तो मैं पूरा आपके लिए बना के समझा देता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट होता है, बेसिकली आप ये समझो कि इस अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ़्ट साइड, एक होती है राइट साइड। लेफ़्ट साइड को हम कह देते हैं क्रेडिट आइटम्स, ठीक है ना, और राइट साइड को हम कह देते हैं डेबिट आइटम्स। अब क्रेडिट आइटम्स कहने का मतलब ये होता है कि जब जब भी हमारे पास इनफ्लो होगा ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को मैं शॉर्ट में डॉलर लिख दूंगा, ठीक है, तो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जब जब भी हमारा आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का तो फिर हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। ये एक बेसिक फंडा होता है, ठीक है ना। अब ये अकाउंट बनता चलेगा कि भाई चलो हाँ, जो भी हमारे इनफ्लो हुए, जो भी हमारे आउटफ्लो हुए, वो रिकॉर्ड करते रहेंगे। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की, उसे आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इस पूरे अपने बीओपी अकाउंट को दो मेन टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि हम इस बीओपी अकाउंट के दो टुकड़े करते हैं हॉरिजॉन्टली। एक टुकड़ा जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट, है ना, ये ऊपर की तरफ आता है सबसे पहला टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा नीचे थोड़ा सा आता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो बीओपी जो है वो दो टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो टुकड़े किस आधार पर किए गए हैं, मतलब किस बेसिस पर किए गए हैं बीओपी के। तो बताओ कृष्ण, पता है तुम्हें ये किस आधार पे किए जाते हैं? बताओ, करंट अकाउंट कौन से? जो हमारे हाँ एसेट और लाइबिलिटी को प्रभावित नहीं करते, उन सारे आइटमों को हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो भी चीज़ हमारी एसेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट करती है उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में, है ना। अब एसेट लाइबिलिटी आपको पता ही है, आप अकाउंट्स पढ़ते ही हो सब कि भाई जैसे मान लो हमने कोई लोन ले लिया तो लाइबिलिटी है ना, लेकिन हमने अपना कोई सामान बेच दिया तो वो कोई लाइबिलिटी या एसेट नहीं है। बेसिकली ये मुद्दा है। तो जो चीज़ें एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट करें तो कैपिटल अकाउंट में, जो अफेक्ट ना करें वो करंट अकाउंट में। अब हम पहले इनफ्लो की अगर बात करें, मेनली करंट अकाउंट के अंदर वो कहाँ से हो सकता है इनफ्लो। तो देखो, हमारा मेन इनफ्लो होता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी गुड्स को, गुड्स मतलब विजिबल आइटम्स को, मान लेते हैं 100 रुपये। दूसरा इनफ्लो हमारा होता है मेनली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज को, मान लेते हैं 150 रुपये, ऐसी कुछ भी लिख रहा हूँ। तीसरा हमारा इनफ्लो होता है इन्वेस्टमेंट इनकम से, जो हमें रिसीव होती है। अब इन्वेस्टमेंट इनकम क्या हो गई कि जैसे मान लो आपने घर ले रखा है दुबई में, वहाँ से आपको रेंट मिल गया, या आपने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं किसी विदेशी कंपनी के, वहाँ से आपको डिविडेंड मिल गया। कहीं से भी निवेश करके आपको मतलब इनकम मिल जाए तो इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड अगर आपको कहीं से भी हो रही है तो सिंपल सी बात है वो भी इनफ्लो हो गया। और बाकी जो चौथा है वो बहुत ही सिंपल है, वो आपने कल भी पढ़ा था, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स। अब जैसे आपका कोई दोस्त कनाडा में रहता है, उसने आपको गिफ्ट दिया तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हमें रिसीव हो गया, मान लेते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो जितनी भी ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स हमें मिली वो सारी भी हमारे लिए एक इनफ्लो की तरह हो गई। तो मतलब अगर मैं वैसे ही जोड़ूँ तो कुल मिलाकर 850 की रिसिप्ट्स हमारे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई। अब इनमें से कोई भी आइटम हमारी एसेट या लाइबिलिटी को क्या अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन दो चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारी एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट कर सकती हैं। अब वो भी इनफ्लो होती है। जैसे एक इनफ्लो क्या हो सकता है, मान लो आपने अपना कोई एसेट बेच दिया, है ना। अब अगर आप अपना कोई एसेट बेच दोगे तो वो तो आपके एसेट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो वो भी इनफ्लो है, लेकिन कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में। देखो फ़र्क समझ आ गया ना, एसेट कम हो रहा है, राइट, एसेट अफेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए उसको हमने अब इस साइड लिखा। या मान लो जैसे आपने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो अब इन्वेस्टमेंट अगर बेच दी तो ये भी एक तरह से क्या हो रहा है, आपका एसेट कम हो रहा है।
है ना। या मान लो आपने कोई लोन ले लिया, लोन टेकन, अब आपने कहीं से लोन ले लिया तो ये भी आपकी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, है ना। तो मान लो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इस तरह के इनफ्लो हम कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो आपको पहले ये बारीक बात ध्यान रखनी है। अच्छा, सिमिलरली आउटफ्लो, अगर मैं आउटफ्लो लिख दूं तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। तो मेरे आउटफ्लो कब होंगे करंट अकाउंट में, इंपोर्ट ऑफ गुड्स मान लेते हैं भाई 200 रुपये के, या मैंने कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर ली, सर्विसेज का मतलब है इनविजिबल आइटम्स, मान लेते हैं 100 रुपये के। अच्छा, इसी तरह हम लोग इन्वेस्टमेंट इनकम क्या कर सकते हैं, कई बार पे कर सकते हैं। भाई ज़रूरी तो नहीं कि हमें हमेशा मिले ही, किसी फॉरेनर ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको पैसा बाहर मिल जाएगा, मान लेते हैं 300 रुपये। और इसी तरह आपने भी यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स हो सकता है कुछ बाहर पे करे हों, है ना, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स पेड, आपने गिफ्ट भेजे हो 350 रुपये के। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे आउटफ्लो हो गई, लेकिन ये हमारी एसेट लायबिलिटी को प्रभावित नहीं करेंगी, है ना। लेकिन जो चीज़ें मान लो एसेट लायबिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं वो क्या हो सकती है, जैसे मान लो आपने कोई बाहर घर खरीदा, दुबई में एसेट खरीद लिया, तो अब ये तो एसेट को अफेक्ट कर रहा है, मतलब ये तो एसेट को बढ़ा रहा है आपके, है ना, और फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो ये आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा। या मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद ली, आपने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स में निवेश कर दिया, तो देखो आपका पैसा गया, बाहर गया, है ना, 100 रुपये मान लेते हैं। या मान लो आपने क्या करा, लेंडिंग, आपने लोन दे दिया किसी को, है ना, एसेट इंक्रीज हो गया, है ना, आपने लोन दे दिया, तो ये भी आपके पैसे देखो बाहर चले गए, मान लेते हैं 100 रुपये। तो मतलब ये कि आपके पैसे बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह से मान लो ये है 600 और ये है 400, तो कुछ भी हो सकता है, पॉइंट ये है। तो हमारी रिसिप्ट्स भी हो सकती हैं, हमारी कुछ पेमेंट्स भी हो सकती है। लेंडिंग थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, उसको 400 कर देता हूँ, चलो, तो ये हो जाएगा 700, ठीक है ना। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि बीओपी में करंट अकाउंट में वो चीज़ें आएंगी जो एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगी, कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें आएंगी जो एसेट और लायबिलिटी को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। अब बड़े ध्यान से सुनना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट खेल तो अब है इसका, जो बच्चे कई बार नहीं समझते, वो ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी आइटम्स मैंने लिखे हैं अभी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे आइटम्स जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट के मोटिव की वजह से हमने करें, कहीं ना कहीं, है ना। और अगर आप यहाँ तक के सारे आइटम्स का अगर मैं एक बार टोटल करूँ, ऐसे ही ग्रैंड टोटल करूँ, एक बार रिसिप्ट साइड का टोटल बताना, ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है रिसिप्ट का, 850 और 600 1450, और पेमेंट साइड का टोटल करो 950 और 700 1650। तो इसका मतलब हमारी पेमेंट साइड के अंदर क्या है, पेमेंट साइड ज़्यादा है और रिसिप्ट साइड कम है ना। तो अब देखो मज़ेदार बात, बीओपी अकाउंट कभी भी ऐसे नहीं छोड़ा जाता, सरकार कभी भी बीओपी अकाउंट को ऐसे नहीं छोड़ती कि चलो भाई इसको ऐसे ही छोड़ दो। सरकार जब ये देखती है कि भाई हमारे पेमेंट्स ज़्यादा हैं और हमारे रिसिप्ट्स कम हैं, तो सरकार क्या करती है बताओ, हाँ, तो सरकार बोरो करती है टू फुलफिल द डेफिसिट। सरकार 200 रुपये क्या करेगी, बोरो कर लेगी, ताकि अब रिसिप्ट साइड पे भी टोटल कितना बन जाए 1650, और अल्टीमेटली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या कर जाएगा, टैली कर जाएगा। मतलब ये सरकार कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऐसे नहीं छोड़ती कि भाई चलो ठीक है रिसिप्ट ज़्यादा थी या कम थी और ऐसे ही छोड़ दो, नहीं, सरकार हमेशा बीओपी को क्या करवाती है, बैलेंस करवाती है, मैच करवाती है। तो सरकार क्या करेगी, 200 रुपये बोरो कर लेगी। तो अब तुम्हें याद है क्रिश इसका कॉन्सेप्ट, हाँ, तो इस 200 रुपये को जो सरकार ने बोरो करा, या कई बार आरबीआई गोल्ड बेच के 200 रुपये का जुगाड़ करती है, मतलब कुछ भी हो सकता है,
इस 200 रुपये वाली ट्रांजैक्शन को जो लाल लाइन के नीचे मैंने करी है, इसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। इसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। और आरबीआई भी कभी कभी ये खेल करती है, अपना सोना बेच देती है ताकि 200 रुपये का जुगाड़ हो जाए। तो इसीलिए इस आइटम को कभी कभी हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन भी कह देते हैं। तो ये इसकी खूबसूरती है जो हमें पता होनी चाहिए। बच्चों ने भी सही भेजा, वेरी गुड। यशप्रीत कौर वेरी गुड। रितु जैन बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ, कई बार मान लो 200 रुपये बोरिंग नहीं मिले सरकार को, तो सरकार कह रही है यार अब क्या करें, तो आरबीआई क्या कर देती है, मान लो आरबीआई सेल गोल्ड, उसने अपना सोना बेच दिया और 200 रुपये क्या जुगाड़ कर दिया, तो ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहलाई जाएगी। मतलब चाहे सरकार हो चाहे आरबीआई को, दोनों को चिंता हो जाएगी कि कुछ भी करके 200 रुपये लाओ, मैच होना चाहिए। बीओपी बिल्कुल सही। तो नीचे की इन ट्रांजैक्शनों को बिलो द लाइन आइटम कहते हैं या एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक बच्चा नशे में कह रहा है कि सर एसेट बेचा तो करंट अकाउंट में जाएगा। क्यों भाई, एसेट बेचा तो ये तो आपका एसेट अफेक्ट हुआ, ये तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा ना जब आप एसेट बेच रहे हो अपना। तो याद रखना है मेरे भाई, विद्यार्थी नाम है तुम्हारा, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एसेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट करेगी तो फिर वो कैपिटल में जाएगी। हाँ, आप अपना सामान बेच रहे हो, मान लो हमने पेंसिल बेची है ना, हमारा रोज़मर्रा का काम है, तो वो कोई एसेट नहीं है, वो तो गुड्स है ना। तो ये तो बेसिक चीज़ है जो बच्चा 11th में ही सीख लेता है जब वो साइकिल से ट्यूशन जाता है। ठीक है, अब ये भी बता दो कृष भाई, ये ऊपर के सारे आइटमों को क्या बोलेंगे। हाँ, इन सारे ऊपर के आइटमों को बोलेंगे हम अबव द लाइन आइटम, या फिर इनको बोलेंगे ऑटोनॉमस आइटम्स। हाँ, तो इन सारे ऊपर आइटम्स को बोलेंगे ऑटोनॉमस आइटम्स या अबव द लाइन आइटम्स। समझ गए कौन सी लाइन की बात हो रही है, इस वाली लाइन की, ये रेड लाइन। हाँ, तो इन सारे आइटमों को बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स या अबव द लाइन आइटम। ये बेसिकली खेल है बीओपी का। चलो, तो यहाँ तक भाई सबको याद आ गया तो एक थम्स अप भेज दो ऑनलाइन वाले सभी चीते। ठीक है कृष भाई, यहाँ तक ओके हो गई कहानी बीओपी का मेन खेल। चलो, अब इसमें कुछ छोटी मोटी बातें हैं, उन्हें तो ऐसे ही लपेट लेंगे। जैसे एक पॉइंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या फॉर्मूला होता है। हाँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें सर्विस नहीं आता। बैलेंस ऑफ ट्रेड का दूसरा नाम क्या होता है, इसको प्यार से कभी कभी हम क्या भी कहते हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल्स। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताओ कि सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहा जाएगा। हाँ, जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे गुड्स के इंपोर्ट से। और डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहा जाएगा। हाँ, जब एक्सपोर्ट्स मतलब कम होंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स से। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया पॉइंट। इसी तरह दूसरा पॉइंट है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स यानी BOI। तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स किसे कहेंगे। हाँ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो सरप्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल किसे कहेंगे, जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ज़्यादा होंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस से। और डेफिसिट बैलेंस ऑफ इनविजिबल किसे कहेंगे, जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कम होंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस से। है ना, सिंपल। अच्छा, तीसरा पॉइंट, मान लो हमें बीओपी करंट अकाउंट निकालना हो पूरा, कि बीओपी करंट अकाउंट का क्या आंसर है। मान लो
तो फिर हम अपने अपने एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखो तब हम पता है क्या जोड़ेंगे, जो करंट अकाउंट में पूरी रिसिप्ट्स है, जैसे करंट खाली करंट अकाउंट में टोटल रिसिप्ट्स कितनी है 850, वेरी गुड, और करंट अकाउंट में टोटल पेमेंट 950, वेरी गुड। तो अगर मान लो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट का हम अपने एग्जाम्पल में आंसर निकालेंगे ना, तो 850 रिसिप्ट्स हैं, 950 पेमेंट्स हैं, तो ये आ रहा है -100। तो इसको क्या बोला जा सकता है, इसकी क्या टर्मिनोलॉजी पड़ सकती है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट है, हाँ, इज़ 100 अनफेवरेबल। इसे क्या बोल सकते हैं, अनफेवरेबल। लेकिन जो सबसे मार्केट में प्रचलित टर्म है इसकी, इसे बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। कितना 100, हाँ, फेवरेबल बोलता अगर प्लस में आ जाता। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा 100 रुपये अनफेवरेबल है, तो इसे मेजरली इकोनॉमिक पेपर्स के अंदर बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। शॉर्ट में इसकी न्यूज़ में हेडिंग आती है CAD। तो इस पर आपसे हॉट क्वेश्चन पूछ सकता है कि CAD 100 है, तो इसका मतलब समझ गए, हाँ, कि करंट अकाउंट में डेफिसिट 100 है। इसको बोलते हैं CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, शॉर्ट में बोलते हैं CAD। तो बस ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं। बाकी BOT क्या है, BOP क्या है, उसका एक डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। पॉइंट 3 के बाद पॉइंट 4, सॉरी। तो जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि BOT और BOP में क्या डिफरेंस है। हाँ, BOT जो है वो नैरो है, BOP थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। BOT की आप डेफिनेशन बता दोगे कि क्या है ना, और BOP की अपनी डेफिनेशन बता दोगे कि क्या है। BOT के क्या कंपोनेंट्स हैं वो बता दोगे कि भाई इसमें खाली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं, और BOP के अपने कंपोनेंट्स बता दोगे कि भाई इसमें तो सब कुछ ही आता है। BOT में कोई भी कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं आती, लेकिन BOP के अंदर कैपिटल ट्रांजैक्शन भी आ जाती है ना। तो इस तरह के मतलब डिफरेंस है, बाकी किताब में भी दे रखे हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, इसके अलावा वो पूछ सकता है कि कंपोनेंट्स बताओ किसके, या तो पूरे के पूरे BOP के पूछ लेगा, तो खैर सारे लिख देना, लेकिन वो पूछ लेता है कि करंट अकाउंट ऑफ BOP के कंपोनेंट्स बताओ, तो क्या क्या कंपोनेंट्स लिखेगा, वही 4, है ना। क्या थे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम जो भी हमने पे करी या जो भी हमें रिसीव हुई, और चौथा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो ये करंट अकाउंट के हमारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे अगर वो पूछेगा तो। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो गड़बड़ घोटाला करते हैं वो करते हैं जब क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स बताओ, तो उसमें क्या लिखना है, नहीं, इनकी हेडिंग आपको घर से याद करके जानी है, ठीक है। ऑनलाइन वाले चीज़ तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स घर से याद करके जाने अच्छे से। वो नहीं पढ़ना निखिल भाई। तो देखो कंपोनेंट्स क्या हैं कैपिटल अकाउंट के BOP में, पता है ये क्या क्या लिखने, ये सही लिखने। एक को बोलते हैं हम प्राइवेट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई आपने या मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी, हमने अपना एसेट बेचा, घर खरीदा, ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। लेकिन दूसरी कैटेगरी को हम नाम दे देते हैं ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि जैसे मान लो सरकार ने बाहर कोई इन्वेस्ट करा, सरकार ने एसेट बेचा, तो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। एक कैटेगरी बोलते हैं हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इस पे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ढेर मार मार के आते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, लिख लो इसमें CBSE मार्च 2023, है ना, अगले साल के बच्चों के लिए पहले से ही लिखवा दिया।
तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब क्या फ़र्क है दोनों में? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जब आप कोई एसेट खरीदते हो या निवेश करते हो और आपको उस पर कंट्रोल मिल जाता है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि जब आप अपना पैसा निवेश करते हो पर आपको किसी एसेट पर कंट्रोल नहीं मिलता, नो कंट्रोल ऑन एसेट। तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो भाई मान लो आप अभी यहाँ बैठे हो, ठीक है, तो आपने सोचा चलो यार दुबई में घर खरीद लेता हूँ, तो आपने अपना पैसा दुबई में एक घर में निवेश कर दिया, ठीक है ना। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने घर खरीद लिया, आपने अपना पैसा बाहर किसी एसेट में लगा दिया और आपको उस एसेट का कंट्रोल मिल गया। लेकिन अगर आपने अपना पैसा बाहर लगा दिया और आपने मान लो किसी फॉरेन कंपनी के, फेसबुक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो अब आप कोई फेसबुक कंपनी के मालिक बन गए, या ऐसा है कि आपके पास कोई एसेट का कंट्रोल आ गया? नहीं, आपने अपना पैसा सिर्फ कहाँ निवेश करा है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो हाँ, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये फ़र्क है। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ में पैसा निवेश करते हो जिसमें आपके पास एसेट का कंट्रोल आ जाए, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन जब आप खाली किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो, आपके पास कोई एसेट का कंट्रोल नहीं आता, उसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आपको ये 4 पॉइंट्स अच्छे से लिखने पड़ेंगे कि भाई कैपिटल अकाउंट के ये कंपोनेंट्स होते हैं। बाकी क्वेश्चन आपसे इसमें ये पूछ सकता है कि ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स का डिफरेंस बता दो, एक पॉइंट वो भी बन सकता है। तो वो मुझे लगता है कि अब आपके लिए आसान है। तो क्या क्या फ़र्क लिख सकते हो इसमें? एकोमोडेटिंग है ना, तो ये लिख सकते हो कि ये तो प्रॉफिट मोटिव के लिए हैं, और ये हैं टू कवर द डेफिसिट। हाँ, ये लिख सकते हो, ये होते हैं अबव द लाइन आइटम्स, और इन्हें लिख सकते हो कि ये क्या होते हैं? बिलो द लाइन आइटम्स। और तीसरा क्या लिखोगे? हाँ, एग्जाम्पल। इसमें कुछ भी लिख दो कि भाई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करे, और इसमें लिख दो कि सरकार ने बोरो करा। तो बेसिकली ये ऑटोनॉमस एकोमोडेटिंग आइटम का भी डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। और फिर एक बहुत ही बेहतरीन, देव बाबू पूछ रहे हैं सर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन समझा तो दी, और एरर और ओमिशन आपके लिए नहीं है, वो छोड़ देना। एक भाई ने पूछा बीओपी में एरर और ओमिशन एक लास्ट में बनता है, लेकिन वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। मतलब जैसे कई बार बीओपी बनाया, सारी रिसिप्ट सारी पेमेंट आई, तो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ पैसों का डिफरेंस रह जाता है ना, उन्हें एरर एंड ओमिशन कहते हैं। हाँ जी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल। हाँ, कंपोनेंट्स एज इट इज़ लिखना दिशा, और उनको एक एक लाइन एक्सप्लेन करनी है। मैंने वैसे मेन लेक्चर्स में बता रखा है, वो करना है। अब क्रिश, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं, वो ये कि डेफिसिट इन बीओपी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, या सरप्लस इन बीओपी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो कुछ इस पर बता सकते हो? हाँ, तो ये है वो परिभाषा जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, लेकिन उस पर नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। आपको बताना है डेफिसिट तब होगा जब ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स कम होंगी ऑटोनॉमस पेमेंट से। इसमें शब्द ऑटोनॉमस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिसिप्ट पेमेंट तो नर्सरी का बच्चा भी बता देगा कि जी ये लो। और इसी तरह सरप्लस कब होगा? जब ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगी ऑटोनॉमस पेमेंट से। तो इसमें ऑटोनॉमस वर्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम कहेंगे कि वो डेफिसिट है या सरप्लस है बीओपी में, है ना। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए।
बाकी क्वेश्चन आपसे लास्ट में ये पूछ सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो उसके क्या कारण हैं, है ना। भाई ज़रूरी तो नहीं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा मैच ही कर रहा है, तो कई बार उसमें डिसइक्विलिब्रियम भी हो जाता है, मतलब कि मिसमैच हो जाता है। तो वो पूछ लेगा कि बताओ इसके क्या कारण हैं, इसके क्या कॉजेज़ हैं। तो इसके मेनली 3 कॉजेज़ होते हैं। एक तो आर्थिक फैक्टर, दूसरे हाँ सोशल फैक्टर, सामाजिक फैक्टर्स, आपका टेस्ट बदल गया, और तीसरे राजनीतिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, 2 देशों में लड़ाई चल रही है, ये सब। तो कुछ भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में अलग अलग चीज़ें हो सकती है। भाई मान लो इन्फ्लेशन है ना, आपके गुड्स यहाँ पे महंगे, आप बाहर से मंगवाओगे सस्ते वाले, कुछ भी हो सकता है ना। सोशल फैक्टर में मान लो हो गया चेंज इन फैशन, अब आपको बाबा रामदेव का खादी का कुर्ता पसंद ही नहीं आ रहा, आप कह रहे हो मैं तो जॉन सीना की टी शर्ट ही पहनूंगा, तो ठीक है भाई मंगवाओ बाहर से, है ना। पॉलिटिकल फैक्टर्स में मान लो इनस्टेबिलिटी है कंपनी में, और मतलब देश में इनस्टेबिलिटी इन इकनॉमी, जैसे पाकिस्तान में भी हालात चल रहे हैं, या रशिया और यूक्रेन की मान लो लड़ाई चल रही है, तो अब वहाँ पे बीओपी देख लो यूक्रेन का कैसा होगा, उनसे मंगवाओ बीओपी देना जरा अपना, तो गड़बड़ होगा। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम का कारण बन सकती है। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पर, इसका क्या नाम है आखिरी का, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं बताओ क्रिश? बाकी सारी करेंसी, ठीक है ना। तो कोई भी करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, तो उसे हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज। तो कोई भी हो सकती है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए डॉलर ले लेते हैं, बाकी वैसे कोई भी हो सकती है, पाउंड, येन, यूरो, कुछ भी एटसेट्रा, तो उसको कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट किसे कहेंगे? इसको शॉर्ट में लिख लेंगे FER। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट किसे कहेंगे? जिस रेट पर एक करेंसी दूसरे में एक्सचेंज हो जाए। तो अगर आपको $1 चाहिए तो आप अपने घर से 80 रुपये लेके जाओगे, तो इसको बोल देंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। बिल्कुल सही। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है? वेरी गुड, 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल, या जिसको फ्लोटिंग भी कह सकते हैं, और तीसरा मैनेज फ्लोटिंग। तो इन तीनों में कुछ ज्ञान रूपी बात बतानी है आपको कि भाई फिक्स्ड में क्या है, फ्लोटिंग में क्या है, और मैनेज फ्लोटिंग में क्या है। बिल्कुल सही। फिक्स्ड में तो रेट कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट या अथॉरिटी। फ्लेक्सिबल में कौन फिक्स करता है? बाय नहीं, दोनों नहीं, डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि फ्लेक्सिबल में रेट कैसे निकलता है? जहाँ पर सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं अपने आप। मैनेज फ्लोटिंग में कैसे निकलता है? निकलता है बाय डिमांड एंड सप्लाई, हाँ, बट गवर्नमेंट या अथॉरिटी कह लो, मतलब RBI इंटरवीन्स, उसमें थोड़ा सा मतलब इंटरवीन कर देती है, अपनी दखल अंदाजी कर देती है, तभी इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। बिल्कुल सही। तो पुराने ज़माने में फिक्स्ड चलता था, लेकिन फिर उसको हटा दिया, उसमें लिमिटेशंस हुआ करते थे, हालांकि वो हमें नहीं पढ़ने। और फ्लेक्सिबल जो है वो आज के ज़माने का है, लेकिन उसमें भी RBI थोड़ा इंटरवीन कर देती है, तो हम प्रैक्टिकली कहते हैं कि मैनेज फ्लोटिंग चलता है ना। बाकी फिक्स्ड के बारे में मतलब अगर कुछ बातें कहें तो फिक्स्ड मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता था, उसमें अगर मैं मेरिट की बात करूं, फ़ायदे की बात करूं, तो स्टेबिलिटी बनी रहती थी, ये इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि स्पेक्यूलेशन नहीं होता था, लेकिन इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था कि सरकार को लार्ज रिजर्व्स अपने पास मेंटेन करके रखने पड़ते थे।
तो इसी मेन ड्रॉबैक की वजह से कह लो कि फ्लेक्सिबल मेथड आ गया। तो फ्लेक्सिबल मेथड के अंदर ये फ़ायदा हो गया कि सरकार को कोई रिज़र्व मेंटेन नहीं करने। लेकिन हाँ, दो ड्रॉबैक ये हो गए कि इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती, आए दिन बदलता रहता है। जैसे आप प्रैक्टिकली भी देखते होंगे ना, डॉलर का रेट चेंज हो रहा है ना, और दबा के इसमें स्पेकुलेशन होती है, सट्टेबाजी, जुआ, तो ये इसमें ड्रॉबैक होते हैं ना। बाकी मैनेज फ्लोटिंग का ऐसा कोई मेरिट डीमेरिट नहीं है। तो बेसिकली ये हो गए 3 प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो 3 प्रकार के हुए, उसके बाद जो अगला टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने प्रकार का है। ये भी मतलब एक ज्ञान की बात पता होनी चाहिए। तो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक को बोलते हैं स्पॉट और एक को बोलते हैं फॉरवर्ड, या उसको फ्यूचर भी कह देते हैं। तो स्पॉट में तो ये होता है कि आप आज खरीदते हो, टुडे, और आज ही मतलब के दाम पे खरीद लेते हो। तो सिंपल हो गया इसको, तो मतलब आज आप गए सब्जी खरीदने, पैसे दिए, सब्जी ले आए। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि आज सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, टुडे कॉन्ट्रैक्ट ओनली टू बाय एट फ्यूचर डेट, लेकिन खरीदोगे कब? भविष्य में, फ्यूचर में। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। मतलब मैं आज आपके पास आया, मैंने कहा मैं आज सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ कृष्ण कि मैं 2 साल बाद तुमसे लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा। तो ये कौन सा मार्केट हो गया? फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट है कि आज ही पैसे दिए और आज ही तुम्हारी लैम्बोर्गिनी खरीद ली, तो ये हैंड टू हैंड। हाँ, तो ये हो गया फॉरवर्ड मार्केट। उसके बाद जी एक छोटा सा पॉइंट ये कि फंक्शंस क्या हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। तो इसके 3 फंक्शन हैं, थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। एक होता है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन का मतलब ये है कि आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी उधार ले सकते हो। जैसे आपको पेमेंट करनी है यूएस में किसी व्यक्ति को, तो आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बाद में पे कर दूंगा, है ना। तो दैट इज़ क्रेडिट फंक्शन। दूसरा होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। अब आपको फंड्स भेजने हैं, डॉलर्स भेजने हैं, तो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन। और तीसरा होता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन समझा नहीं सकता, तो इसीलिए उसके लिए माफ़ी, लेकिन हाँ उसके कीवर्ड्स लिख देता हूँ कि ये बेसिकली क्या होता है, ये एक एक्टिविटी होती है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स जो है आमतौर पे वो लोग करते हैं ताकि उनका थोड़ा रिस्क कम हो जाए। अब कैसे करते हैं वो अभी छोड़ो, लेकिन इसको बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 फंक्शन रहते हैं। सही, बच्चों ने भी सही भेजा, बहुत बढ़िया। तो ये 5 बातें तो सिंपल क्लियर हो गई। छठी बात जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर पे एक क्वेश्चन इस पे पक्का आएगा। हाँ, करेंसी डेप्रिसिएशन, और इसी का उल्टा करेंसी एप्रिसिएशन। तो करेंसी डेप्रिसिएशन कब कहते हैं? जब हम मान लो आज $1 है 50 रुपए का, वो सॉरी पहले $1 था 50 रुपए का और आज $1 हो गया 100 रुपए का, तो हम इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? करेंसी डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर मान लो पहले $1 था 100 रुपए का और आज $1 हो गया 50 रुपए का, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? करेंसी एप्रिसिएशन। बिल्कुल सही। तो आपको करेंसी डेप्रिसिएशन के 2 इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए कि जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उससे 2 प्रभाव पड़ते हैं हमारी इकोनॉमी में। क्या? वेरी गुड, इंपोर्ट डिक्रीजेज, क्योंकि विदेशी सामान हमारे लिए महंगा हो गया, और दूसरा एक्सपोर्ट इंक्रीजेज। अब जल्दी से बताओ, ऐसा होने से बीओपी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है?
हाँ बिल्कुल सही। तो इसका बीओपी पर सरप्लस होने का प्रभाव पड़ेगा या फेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं इंपोर्ट कम हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और अगर हम इसी को उल्टा कर दें, करेंसी एप्रिसिएशन की बात कर लें, तो करेंसी एप्रिशिएट होने के क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं? इंपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसका बीओपी पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है इस हरकत का? हाँ, बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इससे हमारा बीओपी डेफिसिट की तरफ बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो ये हो गया इफ़ेक्ट, मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन टॉपिक का। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो ये भी क्लियर। फिर इसके बाद टॉपिक नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप क्यों डिमांड करते हो? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सोर्सेस क्या हैं। भाई हमें डॉलर क्यों चाहिए बताओ? हाँ, एक तो जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स बाहर पे करने के लिए, दूसरा हमें बाहर घूमने जाना है, तीसरा हमें दुबई में घर खरीदना है। तो मेन तो यही 3 काम के लिए चाहिए। बाकी कुछ लोग और भी कह देते हैं कि भाई मान लो ट्रांसफ़र करना है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, बाहर गिफ्ट भेजना है। हाँ, वो भी हो सकता है। मतलब वो सारे अदर पॉइंट्स में आ सकते हैं भाई, अदर काम, कि आपको बाहर गिफ्ट भेजना है, आपको सट्टा खेलना है, बाहर स्पेकुलेशन एक्टिविटी करनी है, तो मतलब कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी। तो इन चीज़ों के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। सेंडिंग गिफ्ट्स, ठीक है। तो यहाँ तक सब बच्चों को बिल्कुल ओके है? क्यों कृष भाई, यहाँ तक ओके है? चलो बहुत बढ़िया। अब 8वां पॉइंट इसी का उल्टा, कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा कब? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसके भी सोर्सेज पूछ लेता है कि इनफ्लो कब होगा हमारे देश में, फॉरेन एक्सचेंज कब कब आएगा? या तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, वेरी गुड, या फॉरेन टूरिस्ट्स इंडिया घूमने आ रहे हैं, है ना, या जॉन सीना इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, है ना, उसने यहाँ घर खरीद लिया, और या आपका कनाडा का मित्र आपको गिफ्ट भेज रहा है। हाँ, तो मतलब इन सब चीज़ों के चलते हमें डॉलर क्या होंगे, आएंगे। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इनफ्लो हो गई। तो इनसे हमारे पास डॉलर का इनफ्लो होगा, या कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होगी। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना बच्चों एग्ज़ाम के लिए, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के सोर्सेज क्या हैं, फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई के सोर्सेज क्या हैं। फिर इसी से 9th टॉपिक हमारा बन जाता है कि हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होगा बताओ? बिल्कुल सही, जहां हमारा सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट कर जाए। तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा हम उस रेट को कह देंगे, लेट्स से $1 = 80, कि ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है। सिंपल। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है? जहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई हमारे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अब इसमें जो 10th टॉपिक आता है वो इसका एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अगर मान लो चेंज हो जाए डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की, तो क्या होगा कृष भाई? तो करके देखते हैं। मान लो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट
में एक केस ले लेते हैं कि हमारी डिमांड बढ़ गई, राइट शिफ्ट, और एक केस ले लेते हैं कि हमारी डिमांड कम हो गई, लेफ़्ट शिफ्ट, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो जब राइट शिफ्ट हुआ तो उस केस में फिर हमारा रेट भी बढ़ जाएगा, और जब लेफ़्ट शिफ्ट हुआ तो उस केस में हमारा रेट कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब राइट शिफ्ट हुआ तो वो एक तरह से केस कौन सा बढ़ गया? रेट बढ़ने का, दैट इज़ नोन एज करेंसी डेप्रीसिएशन। और जब लेफ़्ट शिफ्ट हुआ यानी कि जब हमारा रेट कम हुआ तो वो कौन सा केस बन गया? करेंसी एप्रीसिएशन। बिल्कुल सही। तो ये भी बात आपको बच्चों पता होनी चाहिए, ठीक है जी। इसी प्रकार कृष भाई, अगर सप्लाई चेंज हो जाए तो फॉरेन एक्सचेंज की, तो क्या होगा? अगर सप्लाई चेंज हो गई तो अगर सप्लाई चेंज हो गई तो भी दो बातें हो सकती हैं कि भाई मान लो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है। अब एक केस क्या हो सकता है कि सप्लाई राइट में शिफ्ट हो गई, एक केस क्या हो सकता है कि सप्लाई लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई। तो अगर सप्लाई राइट में शिफ्ट हो गई तो हमारा रेट कम हो गया, और अगर सप्लाई लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई तो हमारा रेट बढ़ गया। तो सप्लाई के राइट शिफ्ट होने पर जब रेट कम हुआ तो हम क्या बोल देंगे? करेंसी एप्रीसिएशन। और जब सप्लाई के लेफ़्ट शिफ्ट होने पर रेट बढ़ गया तो हम क्या बोल देंगे? करेंसी डेप्रीसिएशन। बिल्कुल सही। तो भाइयों बहनों, ये पॉइंट्स 10 और 11 बहुत अच्छे से पढ़ने, क्योंकि वो सप्लाई कम या ज़्यादा करवा सकता है कोई भी रीज़न देकर, या डिमांड कम या ज़्यादा करवा सकता है कोई भी रीज़न देकर। और वो रीज़न क्या होंगे? बड़े ध्यान से सुनना। आपने डिमांड के 4 रीज़न लिखे हैं ना, तो वो इन्हीं चारों में से क्वेश्चन बना सकता है। कहेगा कि इंपोर्ट कम हो रहे हैं, तो आप समझ जाना डिमांड कम हो गई। वो कह रहा है फॉरेन टूरिस्ट्स कह रहा है कि हम बाहर घूमने कम जा रहे हैं, तो समझ जाना डिमांड कम हो गई। कह रहा है हम इन्वेस्ट बाहर कम कर रहे हैं, डिमांड कम हो गई। कह रहा है हम यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कम भेज रहे हैं, डिमांड कम हो गई। इसी तरह बढ़ा भी सकता है। अब जैसे पहले हॉट क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि इंडिया के लोग बाहर ज़्यादा घूमने जा रहे हैं, कह रहा है बताओ इससे क्या होगा? तो डिमांड बढ़ जाएगी। समझ गए ना बात? या क्वेश्चन कहेगा कि हम ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है कि इसी तरह सप्लाई के भी आ सकते हैं। कहेगा एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब सप्लाई कम हो गई। या कहेगा एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ रही है। कहेगा फॉरेन टूरिस्ट इंडिया नहीं आ रहे, तो सप्लाई कम हो रही है। और कह रहा है फॉरेन टूरिस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सप्लाई बढ़ रही है। तो मतलब ये पॉइंट आएंगे, कृपया इनका विशेष ध्यान रखें। तो कब सप्लाई बढ़ रही है, कब सप्लाई कम हो रही है, ये 4 पॉइंट्स। कब डिमांड बढ़ रही है, कब डिमांड कम हो रही है, ये 4 पॉइंट्स। और डिमांड के कम या ज़्यादा होने से ये प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। और सप्लाई के कम ज़्यादा होने से ये प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है जी। उसके बाद तो बस छुटमुंजे टॉपिक हैं बच्चों वाले, मेन मुद्दे वाला तो यही था। छुटमुंजे टॉपिक में आपसे पूछ सकता है, देख लेता हूँ कि क्या पूछ सकता है। और कृष भाई, और क्या टॉपिक बच गया इसमें? ये भी हो गया, ये भी। हाँ, ये एक पूछ सकता है कि भैया करेंसी डेप्रीसिएशन में और डीवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है? तो आप कह दोगे कि मीनिंग तो सेम ही है वैसे, देखो है ना, कि मान लो पहले $1 था 100 रुपये का, और अब $1 हो गया 150 रुपये का, है ना। तो सेम चीज़ इसमें भी है कि पहले $1 था 100 रुपये का, और अब $1 हो गया 150 रुपये का, 150 का। तो मीनिंग तो सेम ही है, परंतु क्या अंतर है? करेंसी डेप्रीसिएशन क्या होता है? जो हाँ मार्केट फोर्सेस से होता है। करेंसी डेप्रीसिएशन किसकी वजह से होता है? मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। लेकिन करेंसी डीवैल्यूएशन क्या होता है?
जो गवर्नमेंट करती है ज़बरदस्ती। तो मार्केट फोर्सेस से होने का मतलब है कि ये कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रहा होगा, फ्लेक्सिबल वाले में। और गवर्नमेंट करने का मतलब है कि ये कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रहा होगा, फिक्स्ड वाले में। तो ये फ़र्क है। सेम इसका उल्टा भी पूछ सकता है, एप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन, वो भी लिख देता हूँ, है ना। तो सेम लाइंस पर मतलब वो ये भी डिफरेंस पूछ सकता है कि करेंसी एप्रिसिएशन का और करेंसी रीवैल्यूएशन का डिफरेंस बताओ। तो वो भी वही बात है, लेकिन बस फ़र्क क्या होगा इनमें कि आप कहोगे एप्रिसिएशन मतलब ये कि $1 पहले 100 रुपये का था, लेकिन अब $1 50 का हो गया। रीवैल्यूएशन में भी बात वही है कि पहले $1 100 रुपये का था और अब $1 50 का हो गया। लेकिन फ़र्क क्या रहेगा कि एप्रिसिएशन कैसे होगा, मार्केट फोर्सेस से, और रीवैल्यूएशन कैसे होगा, सरकार करेगी। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस हिसाब से नाम पड़ गए बस। और क्या है, और देख लो, और तो कुछ नहीं है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अरे ये भी करवा देता हूँ, चलो इस पे तो क्वेश्चन आएगा 17 तारीख को, फिर मुझे याद करोगे। क्वेश्चन पूछेगा कि रीज़न बताओ फॉर राइज इन डिमांड व्हेन प्राइस फॉल्स। जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ती है, इसके रीज़न बताओ। तो आपको 3 रीज़न लिखने हैं कि प्राइस के कम होने से क्या होगा, इंपोर्ट इंक्रीज़ होंगे, तो इंपोर्ट इंक्रीज़ होंगे तो इसीलिए डिमांड बढ़ेगी। दूसरा आप ये लिखोगे कि हम बाहर घूमने ज़्यादा जाएंगे, टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा, तो टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा तो इसलिए डिमांड बढ़ेगी। और तीसरा आप ये भी लिख सकते हो कि स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम और इंक्रीज़ करेंगे, बाहर सट्टा खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, तो इसीलिए हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और इंक्रीज़ होगी। तो मतलब ये भी एक टॉपिक है। कई बार बच्चा मान लो छोड़ दे, तो इसलिए मैंने लिख लिया कि भाई ये छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है। चलो तो भैया अब देख लो, हैं। हाँ, और उल्टा भी हो सकता है, वो भी लिख दूँ एक क्वेश्चन, पता चला वही छोड़ा वही आ गया। 14 ये भी लिख लेते हैं, चलो। रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। वो ये भी पूछ सकता है कि जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ता है या मतलब रेट बढ़ता है तो सप्लाई क्यों बढ़ जाती है, तो इसके क्या रीज़न लिखोगे। हाँ, तो एक तो ये रीज़न लिखेंगे कि एक तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इसीलिए सप्लाई बढ़ जाती है। दूसरा, जो फॉरेन टूरिज़्म है इन इंडिया वो भी बढ़ जाता है तो इसीलिए सप्लाई बढ़ जाती है। और तीसरा, सट्टेबाजी, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो मतलब वही बातें लिखनी है। अल्टीमेटली पॉइंट उसी से निकलेंगे जो शुरू में पढ़े थे, तो वो शुरू वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। चलो तो अब बताओ भैया सभी भाइयों बहनों, सारी बातें ख़त्म हो गई, मतलब आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई, याद आ गई। स्पेशली जिन्होंने देखो पढ़ रखा होगा उन्हें तो याद आ जाएगी। जो बिल्कुल ही नील बटे सन्नाटे पे चल रहा होगा उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो भाई क्लियर हो गया, एक बार बता दो जी।